अस्सलाम वालेकुम ढेर कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक रोमांटिक सा नॉवल लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा और नाम के लिए आप लोगों को लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पे इसका नाम लिखा हुआ है। और दूसरी बात कि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट करके इस तरह मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसका पीडीएफ बना सकती, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इसकी खूबसूरत सेक्रेटरी ने दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त मांगी। आइए मिस लैला, इसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया और लैला इसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर खुश हो गई थी। आज सुबह 10 बजे मिस्टर अहद अहद के साथ आपकी मीटिंग है और वो सिर्फ आपको अपने नए ऐड में कास्ट करना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते थे। तो आपकी मेरा मतलब है मिस दानिया ने आपके साथ इनकी मीटिंग फ़िक्स कर दी है। जबकि अमेरिका में आपका घर भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा और सर ये फ़ाइल मिस तानिया ने आपकी तरफ भिजवाई है। वो चाहती हैं कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़कर ये फ़िल्म साइन करें। कहने को हाथी हाशिम के पास फ़िल्म इंडस्ट्री में बना बनाया हुआ बैकग्राउंड मौजूद था, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और दिल लगी से इसने इस 6 साल में अपना बड़ा नाम बना लिया था। इसने फ़िल्मों में आने के लिए धक्के ना खाए थे और ना ही बहुत ज़्यादा पापड़ बेले थे, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए इसकी माँ ने इसके तरले किए थे क्योंकि वो औरत इसे इसके बाप दादा से अलग करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये इन लोगों के से कोई भी ताल्लुक़ कायम करे। लेकिन हादी अपने माँ-बाप दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता था। वो इन दोनों के साथ रहना चाहता था। हादी सिर्फ़ 6 माह का था जब इसके माँ-बाप का तलाक हो गया। तानिया एक बहुत बड़ी फ़िल्म डायरेक्टर थी और इसने अपनी मर्ज़ी से आदिल हाशिम के साथ शादी की थी। लेकिन इनके घर के सरबराह यानी बाबा साहब ने इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से कबूल ना किया। इनका कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक गंदी जगह है, यहाँ गलत तरीके से ही अपना नाम कमाया जा सकता है और वो फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएँगे और ना ही अपने घर में से किसी को इस गंदी जगह पर कदम रखने देंगे। हादी अभी चंद दिन का ही था कि एक दिन बाबा साहब को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से आदिल हाशिम घर वापस आ गए। बाबा साहब ने अपनी मोहब्बत और परवरिशों का वास्ता देकर दानिया को आदिल से तलाक दिलवा दी। इनके सिर्फ़ 2 ही बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आदिल जिनकी पहली शादी तानिया से हुई थी और इनका एक बेटा हादी, जबकि दूसरी शादी से इन्हें कोई औलाद ना हुई थी। हादी चंद माँ का ही था जब उन्हें तानिया पे केस करवा दिया, लेकिन हादी के छोटा होने की वजह से इसे माँ के हवाले कर दिया गया। आदिल को हादी से मिलने की इजाज़त सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन की ही थी। तानिया एक मसरूफ़ डायरेक्टर होने के वजह से हादी को बहुत ज़्यादा वक़्त ना दे पाती। लेकिन हादी जब हफ़्ते में 1 बार इसे अपने साथ लेकर आता तो सब इससे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। हादी का दिल चाहता है कि वो अपने दादा के घर ही रह जाए। आदिल की बीवी रशीदा एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए हादी जब भी इन लोगों से मिलने आता तो वो हादी को अपने बच्चे से कम ना समझती थी। हादी इन्हें अम्मी कहकर पुकारता जबकि तानिया को मॉम बुलाता था। तानिया को इन लोगों को हादी के साथ इतना अटैच होना हरगिज़ पसंद नहीं था, इसलिए हादी 7 साल का ही था जब तानिया और हादी अमेरिका चले गए और इस बात पर भी बहुत हंगामा मचा था। लेकिन तानिया एक सेलिब्रिटी थी, इसने सब कुछ हैंडल कर लिया। 15 साल की उम्र में हादी वापस पाकिस्तान आया था और एक बार फिर से केस चल पड़ा। इस बार जब हादी से पूछा गया तो वो माँ-बाप में से किसके साथ रहना चाहता है, तो इसका जवाब था कि वो दोनों के साथ रहेगा। इसके बयान के बना पर हादी को 1 हफ़्ता माँ की तरफ और दूसरा हफ़्ता बाप की तरफ कर दिया गया। बाबा साहब के दूसरे बेटे बिलाल की 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी हुरैन, इनसे 4 छोटी हानिया, जबकि इनकी फूफो सकीना की 1 बेटी और 1 बेटा था। इस तरह हादी हाशिम ख़ानदान का इकलौता वारिस बन गया। 15 साल की उम्र में जब हादी पहली बार अपने दादा के घर आया तो 6 साल की एक छोटी सी परी ने आई हेट यू कहकर इसका वेलकम किया। इसके मुँह के डिज़ाइन बनाते हुए हाथ में अपने साइज़ से बड़ा टेडी बियर पकड़ते हुए इसको आई हेट यू बोलती बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन जब आई हेट यू की वजह पूछी तो पता चला कि इस प्यारी सी मासूम सी डॉल को आज पहली दफ़ा डांटा गया है और इस डांट की वजह ये थी कि हादी के लिए लाए गए कपड़ों पर हुरैन नापी की इनकी राह थी और इस मासूम डॉल को ज़िंदगी में पहली बार डांट पड़ गई हादी की वजह से और इसे पड़ने वाली डांट पर बहुत गुस्सा था। तो इसके आते ही इसने अपने दुश्मन अव्वल को आई हेट यू कहकर वेलकम किया, जिसको हादी ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। लेकिन चाचा हिजरा ने इसको कबूल करने की बजाय अच्छा खासा डांट दिया था और तब शुरू हुई है एक तरफ़ा दुश्मनी। शुरू-शुरू में इसकी बातों पर हँसने वाला कब इसकी मासूमियत पर फ़िदा हो गया, ये हादी को खुद भी पता ना चला। शुरू-शुरू में हादी को इसको तंग करने में बहुत मज़ा आता था और इसको तंग करने की गर्ज से ही हादी ने हानि का कमरा ले लिया था। जब इसने बाबा साहब को कहा कि इसको हानि वाला कमरा पसंद है तो इनको कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि हानि का कमरा सिर्फ़
नामी था वो खुद अपने मामा-पापा के रूम में सोती थी। लेकिन इस बात से हानि को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि इसके कमरे में इसके बहुत सारे दोस्त यानी कि टेडी बियर्स रहते थे जिनको बेघर कर दिया गया था। बस इसी गुस्से की वजह से हानि ने हादी को बैट उठाकर मारा जो हादी को लगा तो नहीं, लेकिन हानि के मुँह पर बाबा साहब के हाथ से थप्पड़ ज़रूर पड़ गया था। बस इसके बाद हानि कि जब भी हादी से मुलाकात हुई इसके मुँह से यही 3 लफ्ज़ निकले और हादी की मोहब्बत ये 3 लफ्ज़ सुनकर बढ़ती चली गई। हादी को एक्टर बनने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर इसने ये फैसला किया था। तानिया हर हाल में हादी को हाशिम ख़ानदान से दूर रखना चाहती थी, लेकिन कि अब ये नामुमकिन था क्योंकि अपनी दिल्ली वाबस्ती के बारे में वो अपनी माँ से शेयर कर चुका था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि हादी से 9 साल छोटी लड़की का हाथ हादी के हाथ में कभी नहीं थमाया जाएगा, इसलिए वो इस मामले से बिल्कुल बेफ़िक्र हो चुकी थी। वो हादी को बिल्कुल फ़ारिग ना बैठने देती थी, कभी फ़िल्म तो कभी ड्रामा, कभी टीवी एड्स, जिसकी वजह से हादी को अक्सर ही मुल्क से बाहर रहना पड़ता था। बाबा साहब पहले तो हादी के फ़िल्म इंडस्ट्री में होने की बहुत खिलाफ थे, लेकिन न जाने क्यों हादी के मामले में इनका दिल बहुत नरम था, इसलिए उन्होंने हादी को एक्टिंग की इजाज़त भी दे दी थी। मामा आपने अमेरिका में मेरे नाम से घर क्यों लिया जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। नहीं आदि, तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हारे दादा नहीं माने तो तुम मेरे साथ अमेरिका चले जाओगे, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तानिया को इस बात पर गुस्सा आया था। मामा मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा, मैंने कहा था अगर बाबा साहब नहीं मेरी बात मानते तो तब मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा, लेकिन आप तो पहले से ही सारी तैयारियां कर रही हैं। आपको इतना यकीन कैसे है कि बाबा साहब मेरी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी 18 साल पोती का रिश्ता 27 साल के पोते को दे दे और तुम भी उम्मीद छोड़ दो। वो कभी भी तुम्हारी शादी अपनी पोती से नहीं करवाएंगे। मामा बाबा साहब ने वक्त मांगा है सोचने के लिए, हो सकता है इनका फैसला हाँ हो। हादी ने माँ को समझाने की कोशिश की थी। हादी सोचो कि पुल बांधना बंद करो। शायद अगर तुम हुरैन का रिश्ता मांगते तो तुम्हारी शादी इसके साथ कर देते, लेकिन हानिया के साथ कभी नहीं। वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है और इसकी हरकतें देखी हैं तुमने। हर वक्त टेडी बियर उठाकर कभी इधर उधर घूमती है। इधर वो ना सिर्फ छोटी है बल्कि इसका दिमाग भी छोटे बच्चों जैसा है। वो कभी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। तानिया हर हाल में हादी को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी। वो ये जानती थी कि बाबा साहब हादी की ये बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, लेकिन हादी की पाकिस्तान छोड़ने वाली धमकी ने इन्हें सोचने में मजबूर कर दिया था। तानिया यही सोच सोच कर परेशान थी कि अगर बाबा साहब इस शादी के लिए मान गए तो वो कभी हादी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगी। अगर वो लोग इस शादी के लिए मान गए तो वो हादी को कभी इनसे अलग नहीं कर पाएगी और बाबा साहब हादी को हमेशा के लिए इसे छीन लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हादी ये सोच-सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर बाबा साहब ने नहीं माने तो उसका क्या होगा। इसकी माँ कभी ये बात समझ नहीं सकती कि वो छोटी-सी लड़की जो एक टेडी बियर बाहों में भरकर इधर से उधर घूमती है, वो इसकी जान है जिसके बगैर जीने के बारे में हादी कभी सोचना भी नहीं चाहता। हादी अपनी माँ को ये बात कभी नहीं समझा सकता था कि वो लड़की इसके लिए कितनी ज़रूरी है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे ये बात समझाए कि हादी ने जब होश संभाला तो इससे अपने लिए सोचा है। कब हादी के जीने की वजह बन गई हादी को खुद समझ नहीं आया। जो भी है जब इसके सामने आती है आई हेट यू बोलकर निकल जाती है और हादी हर गुज़रते लम्हे के साथ ये आई हेट यू, आई लव यू में बोलने का इंतज़ार करता है। हादी को यहाँ आए 1 महीना गुज़र गया था। इस बार वो कराची कुछ एड्स के सिलसिले में आया था। आने से पहले इसने बाबा साहब से आने के बारे में बात की थी और हर पल के साथ ये दुआ मांग रहा था कि जब वो वापस आए तो बाबा साहब हाँ करते हैं। बाबा साहब ने अपनी सारी जायदाद के कागजात बनवाए थे ताकि वो सब कुछ इसके असली हकदार यानी कि हादी के नाम करवा दे। सब कुछ हादी के नाम करवाने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पोती को कुछ नहीं दे रहे। मैंने अपने पोतियों का भी पूरा ख्याल था, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो बात हादी करके गया है इसका वो क्या मतलब निकाले, क्योंकि हादी ने साफ लफ्ज़ों में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत अफ़सोस हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि इनका पोता इनसे दूर जाए और ये बात उन्होंने हादी के सामने कह दी, लेकिन इनके बाद जो बात हादी ने कही वो मानना भी इनके लिए आसान ना था क्योंकि इनकी लाडली पोती हानि हादी के नाम से भी चिढ़ती थी। अगर वो हुरैन को माँगता तो वो खुशी-खुशी इसे दे देते क्योंकि हुरैन एक बहुत समझदार बच्ची थी और हादी के साथ इसकी दोस्ती भी कमाल की थी। बाबा साहब को तो ये समझते थे कि हुरैन हादी से इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया वो तो कुछ और ही था और अब जो भी था वो हादी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते थे और वो ये भी जानते थे कि हानि के सामने हादी का नाम लेना भी क़यामत है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्हें उड़ती हुई ये खबर मिली कि जो डरावना टेडी बियर हुरैन हानि को डराने के लिए लाई थी, इस गंदे से टेडी का नाम अब से हादी है।
इतने अरसे से बाबा साहब जिन लड़ाइयों को बहुत एंजॉय करते आए थे, अब यही लड़ाइयाँ इनके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ये बात अलग थी कि ये सारी लड़ाई एक तरफ़ा थी। हानि अपने पास सही बनाती थी। हादी ने कभी हानि से लड़ाई नहीं की, बल्कि वो तो इसकी बातों पर हमेशा से हँसता आया था। और हानि हमेशा बाबा साहब से ही शिकायत करती कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानि को छेड़ता था। कभी फ्रिज में रखी इसकी चॉकलेट उठाकर खा लेता है, कभी-कभी तो इसकी प्लेट से खाना शुरू कर देता है, कभी इसके टेडी से गुम कर देता, ख़ास करके इसका फ़ेवरेट टेडी शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो हानि का बेस्ट फ्रेंड था। हानि से हर बात शेयर करती थी और कभी-कभी तो हादी को ये फ़ील होता कि इसका टेडी भी इससे नफ़रत करता है। वो एक बेजान-सा भालू था, लेकिन हादी को इससे अजीब-सी जलन महसूस होती थी, जैसे वो हर दम अपने बाहों में उठाए घूमती-फिरती थी। हादी जानबूझकर इसको ऊँची से ऊँची जगह पर रख देता, क्योंकि हानि की हाइट बहुत कम थी और फिर हानि खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती और अगर इसको टेडी कोई उठा कर ना देता तो रोना शुरू कर देती और इसकी रोती शक्ल देखकर वो इसका टेडी इसे वापस कर देता। हानि कोई बहुत खूबसूरत ना थी, इसके मुकाबले में इसकी बड़ी बहन हुरैन ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसके मासूम शरारतों पे हादी दिलो जान से कुर्बान था। हादी की फैन्स लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन कितनी ही लड़कियाँ थी जो इसकी एक झलक पर मर मिटती थी, लेकिन हादी कई सालों से एक ही लड़की पर मर मिटा था और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो इनको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानि के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। बस यही वजह थी कि इसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी थी। इस हफ्ते हादी वापस पाकिस्तान आ रहा था। अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानि से कोई बात नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुरैन से पहले वो हानि की शादी की बात कैसे करें। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया, जहाँ हादी लिबास सुनकर खुश हो गया। इनका बेटा हमेशा इनके पास रहेगा। वहीं बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन बाबा साहब ये कैसे हो सकता है? हानि अभी बच्ची है, हादी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप जानते तो हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि हादी हानि से मोहब्बत करता है, और अगर बात हुरैन की होती तो मैं इसका रिश्ता भी दे देता। ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हानि बाबा साहब, हानि बहुत छोटी है अभी, कोई 18 कोई छोटी बच्ची नहीं है, 13 साल की थोड़ी है, 12-18 साल की बच्ची है। और मैं कौन-सा भी शादी करवा रहा हूँ, सिर्फ़ निकाह की बात चल रही है, अभी रुखसती नहीं करेंगे, सिर्फ़ निकाह करते हैं और सिर्फ़ रुखसती हुरैन की शादी के साथ करेंगे। कहकर वो बिलाल की तरफ देखने लगे, जैसे इनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हों। ठीक है बाबा साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने परमामदारी का सबूत देते हुए कहा। जिस पर बाबा साहब ने खुश होते हुए दोनों बेटों को अपने सीने से लगाया। अब उन्हें हानि को मनाना था। वो भी कैफ़ेटेरिया में आकर कुछ खाने के लिए बैठी थी। हुरैन भी यहीं आ गई थी। शुक्र है अभी आप आ गई हैं, मुझे तो लगा आपकी क्लास ख़त्म नहीं होगी। वो जब हुर्र की क्लास से बाहर से निकल रही थी तो सर काफ़ी गुस्से में चिल्ला रहे थे। सर शिरकत बहुत शिरकत बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। अक्सर अपनी क्लास के स्टूडेंट को डाँटते रहते थे। वो क्लास के ख़त्म होने के बाद भी क्लास में ही रहते थे और इनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना होती कि वो उठकर अपने आप बाहर चला जाए। इसके बात पर हुर्र मुस्कुरा पड़ी थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मेरे साथ फ़िल्म देखने चलोगी? हादी की नई फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, जिसे देखने के लिए हूर बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, चलूँगी अगर हीरो कोई अच्छा-सा हुआ तो। हानि जानती थी कि हीरो हादी है, इसलिए मुँह फुसौड़ कर बोली। हानि पूरा कॉलेज मरता है हादी पर, और एक तुम हो जो इसकी कज़न होकर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब आप जानती हो ना, मुझे हादी भाई बिल्कुल भी बस अच्छे नहीं लगते, ना फ़िल्मों में ना ही उसे ज़िंदगी में। हानि ने हमेशा की तरह सच बोला था। हानि, फ़र्ज़ करो अगर मेरी और हादी की शादी हो जाए तो क्या तब भी वो तुम्हें इतना ही बुरा लगेगा? हूर ने पूछा, जिस पर हानि का मुँह हैरत से खुल गया। क्या मतलब, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? इसका तो नहीं पता हानि, लेकिन मैं हूर ने शर्माते हुए कहा, पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला आपको, मैं नहीं होने दूँगी, और आप दोनों की शादी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते वो। आप मुझसे आपको मुझसे छीन लेंगे और फिर कभी मिलने नहीं देंगे। हानि को अपनी फ़िक्र लाहक होने लगी थी। नहीं छीनेगा वो मुझे तुझसे, तो बस ये बता कि हमारी शादी के बाद भी तू इसको इतना ही नापसंद करेगी? नहीं फिर तो वो मेरे जीजू हो जाएँगे ना। हानि ने सोचते हुए कहा। शुक्र है हूर तशक्कुर हुई। वैसे आपू, उन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया? नहीं, अभी नहीं। हम मगर इसकी बातों से लगता है अब तो है, तो देख ले, जो बातें वो किसी से नहीं करता वो मुझसे करता है। अपनी मामा के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है। और इसने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया, और तुझे पता है बाबा साहब कहते हैं कि मैं हमेशा अपने घर में रहूँगी। और तुमने कभी देखा नहीं, हादी के गले में डबल एच है का लॉकेट है, जिसका मतलब हुरैन और हादी हो सकता है। हूर ने खुश होते हुए बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हादी भाई से प्यार करती हो? हानि ने एक्साइटेड होते हुए पूछा था। हाँ, वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। हानि, मेरे ख्याल में इसको ही प्यार करते हैं। हूर ने शर्माते हुए कहा था। अच्छा, अब तो घर जाकर
घर जा, मेरे फ्रेंड्स लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले हैं, मैं लेट आऊँगी। ओके, ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चली जाऊँगी। वो घर आई तो अम्मी ने इसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच में पड़ गई थी कहीं आप फिर टिंडे तो नहीं बनाए और प्यार से खिलाने का इरादा तो नहीं। इनसे अलग होते इसने सोचकर कहा, अम्मी अगर आपने टिंडे बनाए हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे आप जितना मर्जी भी प्यार कर लो। इसके बाद मम्मी हंसती थी। बेवकूफ़, नहीं बनाए टिंडे, जा पहले बाबा साहब के कमरे में जा, वो तुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तेरे अब और ताया भी वहीं पर है। अब बाबा साहब मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं, उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। वो यही सोचते हुए इनके कमरे की तरफ जाने लगी जब रास्ते में रिशिता बेगम से मिली। रिश्ता बेगम भी मुस्कुराते हुए इसे घर मिली। आ गई मेरी बेटी? जी ताई अम्मी, बस अभी आई हूँ। इनसे मिलकर वो आगे बढ़ी। आज हुआ क्या है, सबको इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं? वैसे तो अम्मी मेरे घर आते ही मुझे डांटना शुरू कर देती हैं और आज इतना प्यार लुटा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बाबा साहब से जाकर पूछती हूँ। ये सोचते हुए बाबा साहब के कमरे में चल पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, अम्मी कह रही थी कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था। कमरे में दाखिल होते ही इसने पूछा। जब नज़र बाबा साहब के कमरे की इकलौती कुर्सी पर पड़ी, कुर्सी पर बड़े से टेडी बियर पर पड़ी, वो चल कर इनके इसके पास पहुंचे, उसे उठा लिया। बाबा साहब, ये मेरे लिए है ना? इसने खुश होते हुए पूछा था। हाँ, तो इसे घर में और किसके लिए लाया जा सकता है ऐसा तोहफा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और बाबा साहब, आई लव यू। इसने फ़ौरन बाबा साहब के गाल चूमे, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े। मगर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए? हनी ने कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा था, जिस पर बिलाल और आदिल एक तरफ हुए और बाबा साहब को देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि अब वजह बताएं। क्योंकि तुम हमारी सबसे ज़्यादा फर्माबरदार होती हो, तो हमारी हर बात मानती हो, तो हमारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा। बाबा साहब इसे घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इनकार ना करे। हाँ बाबा साहब, और हादी भाई से भी ज़्यादा अच्छी हूँ, हानि ने ये बताना ज़रूरी समझा। हाँ बेटा, तुम आदि से भी ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए तो मेरी सारी बातें मानती हो, और अब मैं जो कहूँगा वो भी तुम मानोगी ना? वो शायद हानि को अपनी बातों में बहलाकर अपने मकसद तक जाना चाह रहे थे। हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हानि ने फ़ौरन हामी भरी थी। वादा करो, इनकार नहीं करोगी? बाबा साहब ने कहा। पक्का वादा, इनकार नहीं करूँगी, आप जो कहेंगे वही करूँगी। बताएं क्या करूँ? हानि ने लाड से इनके गले में बाहें डालते पूछा। तो ठीक है, तुम्हें हादी से शादी करनी होगी और कल ही हम तुम्हारा निकाह करवाएंगे हादी से। बाबा साहब ने पुरसुकून होकर हानि के सर पर धमाका किया, क्योंकि वो जानते थे कि हानि बाबा साहब से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। बाबा साहब, ये कैसे मुमकिन है? हादी भाई से शादी नहीं कर सकती? हानि ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं कर सकती? तुम हादी से शादी, क्या कमी है इसमें? माशाल्लाह हर फॉर्मूला है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हानि इनके पोते पर कोई कमी निकाले। कोई एक कमी हो तो बताओ। कोई हरफन मौला नहीं है, वो बहुत ही गंदे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं करूँगी इनसे शादी। हनी ने मुँह पसोड़ते हुए कहा। ठीक है हनी, तुम कोई एक बड़ी वजह ला कर दो मुझे इस शादी की ना करने की, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। बड़ी वजह है बाबा साहब, वो ये है कि हूर आपू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हानि ने हूर का राज भी खोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है हानि, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ नहीं है। तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बाबा साहब ने इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। ऐसा है बाबा साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद हूर आपू ने ये बात बताई। हानि ने बताया। बस करो हानि, बहुत हो गया, हम फैसला कर चुके हैं और तुम हमसे वादा कर चुकी हो, तो अब तुमने वादा नहीं तोड़ सकती। अब जाओ अपने कमरे में और जाकर निकाह की तैयारी करो। कल हम तुम्हारा और हादी का निकाह करवा रहे हैं और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, बाबा साहब ने गुस्से से कहा। और हानि को एक बार फिर से हादी की वजह से डांट सुनने को मिली थी। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात है, मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी। वो ये कहकर रोते कमरे में भाग गए थे। बाबा साहब जब भी कभी हानि को डांटते तो वैसे ही इससे नाराज़ रहती थी और फिर प्यार से वो इसे मनाने के लिए जाते। लेकिन आज उन्होंने सोचा था कि वो इसे मनाने के लिए नहीं जाएंगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी बात मनवानी थी। हादी घर आ चुका था और इसको ये भी पता चल गया था कि हानि निकाह के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कल की तारीख में निकाह रख दिया था। कोई बात नहीं, हानि को तो वो खैर वो मना ही लेगा। मसला इसकी माँ का था, जो कल तक इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि वो आज शाम की फ़्लाइट से किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं जा रही थी। माँ, कल मेरा निकाह है, आप आ जाए ना। इसने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। हादी डार्लिंग, मैं नहीं आ सकती, तो मेरी मजबूरी समझ सकते हो। माँ, आप कोशिश तो करें। हादी ने फिर से माँ को मनाने की कोशिश की। हादी, मैं तुम्हारी शादी पर आऊँगी, देखना तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। कैसी माँ थी ये, जिसे इसके निकाह से ज़्यादा अपनी शूटिंग प्यारी थी। आदि चाहता था कि इसके निकाह में इसके माँ इसके साथ खड़ी हो, लेकिन माँ नहीं तो क्या हुआ, इसकी अम्मी जान तो थी ना। रशीदा बेगम हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। रशीदा बेगम अपने इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। हादी अपनी पसंद से हानी के लिए ड्रेस लाया था, जिससे हानी ने पहने से साफ इनकार कर दिया था। मगर हाय मजबूरी, इस वक्त हानी के पास इसके अलावा और कोई नया ड्रेस नहीं था। इसे रह रह कर हुर का ख्याल आ रहा था, न जाने अब वो कैसे होंगी। वो रो रही होंगी। बहन की सोच आते ही वो रोने लगी थी। हमेशा से हानि को जो चीज़ पसंद होती थी हूर इसे दे देती थी, और आज ऐसा पहली बार हो रहा था कि हानि को हादी पसंद भी ना था और फिर भी वो हानि का हो रहा था। हानि की एक ना चली और हानिया
बिलाल हाशिम हमेशा के लिए हानि हादी हाशिम बन गई थी। हानि हूर की वजह से परेशान थी, जिसने हर काम में भरपूर हिस्सा लिया था और इससे कोई शिकायत ना थी कि यहाँ तक कि ब्यूटिशियन का साथ देकर इसे तैयार भी किया था और अपने आप को बहुत खुशी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा हानि को लग रहा था। इसने तो कभी नहीं चाहा था कि इसकी वजह से इसकी बहन को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की तकलीफ़ की वजह बन गई थी और यही वजह थी कि वो हादी और इसके रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था हादी ने पहले हूर को ये उम्मीद दी, जिसकी वजह से वो हादी को चाहने लगी। अगर इसके दिल में हूर के लिए कुछ नहीं था तो वो अपने गले में डबल एच का लॉकेट क्यों डालता था। हादी ने इसकी बहन का दिल तोड़ा था, जिसे वो कभी माफ़ नहीं करना चाहती थी। ना जाने कितना रोई होगी। इस वक्त भी हूर अपने कमरे में थी। निकाह के बाद वो नज़र ना आई, शायद अपना दिल बर्बाद होने का शोक मना रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसने अपनी बहन के निकाह में भरपूर हिस्सा लिया था। शायद अपने आप को इससे के सामने मजबूत साबित करना चाहती थी। वो निकाह के दौरान सारे काम भी खुद करती रखी और इसे हादी के नाम से छेड़ती भी रही। निकाह के पूरे फंक्शन में इसके लबों से मुस्कुराहट अलग ना हुई, लेकिन हानि ने सोच लिया था कि वो अपने बाबा साहब से बात नहीं करेगी, इनसे नाराज़ रही, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा साहब ने इसके बात नहीं मानी थी। नाराज़ होना तो बनता था ना। वो जब घर में दाखिल हुआ तो किचन में कुछ खटखटने की आवाज़ आई। इस वक्त किचन में कौन हो सकता है, ये सोचकर वो किचन के दरवाजे की तरफ आया था। खैर नज़र तो कोई नहीं है, लेकिन इसका बड़ा सा टेडी जो इसने बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ कर रखा होता, इसे देखकर मुस्कुरा उठा। यानी कि इसके 1 हफ्ते पहले बनने वाली मनहूका अपने हिजड़े से बाहर तशरीफ़ ला चुकी थी। आज इसे देखकर इसका दिल अलग ही तेज़ तरंग में धड़का था। हादी का दिल चाह के फ़ौरन आगे बढ़ के इसे अपनी बाहों में भर ले। फिर कुछ याद आ गया तो वहीं दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। हाय रे बाबा साहब का हुक्म, अगर तुमने हानि बेटी को तंग करने की कोशिश की तो मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करूँगा कि तुम्हारे निकाह में है। सो बाबा साहब की धमकियों को याद करते हुए वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इसे देखने लगा जो चोरी-चोरी मैगी खाने में मसरूफ़ थी। मैगी का जो पैकेट फर्श पर पड़ा था, इसे देखकर अंदाज़ा हो गया था कि मैगी बहुत स्पाइसी है। हानि को महसूस हुआ कि कोई इसे पीछे से देख रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो अब हादी बड़ी दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रहा था। इसे देखते ही मैगी इसके गले में अटक गई और खांसी का दौरा शुरू हो गया। इसकी आंखों में पानी आ गया, चेहरा ज़ब्त के मारे बुरी तरह सुर्ख हो गया था। हादी फ़ौरन आगे बढ़ा और पानी की इसके लबों से लगाया। इसने जल्दी से पानी पिया, क्योंकि इसे याद नहीं आ रहा था कि पानी पिलाने वाला इसका दुश्मन अव्वल है। पानी पीने के बाद हादी को हमेशा बोले जाने वाला जुमला सुनने को मिला, आई हेट यू। इसके आई हेट यू बोलने पर हमें हादी हमेशा की तरह मुस्कुराया, जबकि वो अपना बड़ा सा बालू संभालते हुए किचन से बाहर निकल गई। वो दिन दूर नहीं जाने मन जब तुम मुझे आई लव यू कहा करोगी। बहुत ख़ास हो तुम, बहुत अनमोल हमेशा से, और अब मैं तुम्हें इस बात का एहसास भी दिलाऊंगा। हादी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। हानि आज भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। सब लोग बाहर थे, लेकिन आज तक इसके निकाह का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ था, तो बाबा साहब ने खुद इसके कमरे में आ गए। मुझे तो लगता है मेरी हानि बेटी में मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी, लेकिन ये क्या बेटा, तुमने तो मुझे मायूस किया है। बाबा साहब बहुत उदास लहजे में कह रहे थे। बाबा साहब ऐसी बातें नहीं करें, वो तो मैं अब तक नाराज़ हूँ, इसलिए याद दिलाया। जिस पर बाबा साहब बेसाख्ता मुस्कुराए। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची मुझसे नाराज़ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतने दिन तक मेरी बेटी मुझसे नाराज़ रहेगी। उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया था। बेटा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बारे में गलत फ़ैसला करेंगे? क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हादी तुम्हारे काबिल नहीं है? क्या हमने तुम्हारे लिए गलत फ़ैसला कर दिया? वो इसे अपने सीने से लगाए पूछ रहे थे। नहीं बाबा साहब, मुझे आपके फ़ैसले पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरे बारे में गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। आपने हादी को कुछ सोच समझ कर ही मेरे लिए चुना होगा। हानि ने इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा। तो फिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों होकर बैठी हो इस तरह से इतने दिन से अपने कमरे में? बाबा साहब उलझते हुए बोले थे, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप मुझे मनाने नहीं आए। हानि ने मासूमियत से याद दिलाया, वो इनसे नाराज़ थी। मुझसे नाराज़ हो तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें अब तो मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। जी हाँ, और आपको मुझे मनाना होगा, और मैं बहुत सारी शॉपिंग किए बगैर मानने वाली नहीं। हानि ने लगे हाथों अपनी डिमांड भी बता दी। ठीक है, बस तैयार हो जाओ, आज शाम को ही शॉपिंग पर चलेंगे। हम अपनी लाडली पोती को मना कर रहेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगाया। अब बाबा साहब को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जिस बात का उन्हें डर था कि कहीं हानि की शादी का फ़ैसला गलत ना हो जाए, वो ख़त्म हो गया था। हानि, हुरैन और बाबा साहब इस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। हुरैन पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शॉपिंग का नाम सुनते ही उठकर इनके साथ चल पड़ी। हानि को इस बात की खुशी थी कि हुरैन इस बात को ज़्यादा दिल पर नहीं लिया। वो तो फिर से नॉर्मल हो गई थी। हुरैन हानि को हादी के नाम से तंग करने लगी थी।
हाँ, नहीं मेरे ख़्याल से हमें हादी को भी अपने साथ लाना चाहिए था, बेचारा पूछ रहा था कि वो भी साथ आ सकता है कि नहीं, लेकिन बाबा साहब ने साफ मना कर दिया। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है बेचारे पर, अगर आ जाता तो दीदार यार ही हो जाता। हूर ने हाँ भरकर हानि को छेड़ा था, जिस पर हानि के गाल लाल टमाटर हो गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इसे हाथी के नाम से भी इस तरह छेड़ा जाएगा। अब वो आपको बुरा नहीं लगा? हाथी का इस तरह से मेरे साथ निकाह हो जाना? हानि ने अपने दिल में खटकते सवाल को पूछा था, जिस पर हूर मुस्कुरा दी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का निकाह इतने अच्छे इंसान से हुआ है। हादी बहुत अच्छा इंसान है और वो तुझे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, और अगर इसने तुझे तंग किया तो मुझसे बहुत मार खाएगा। ये कहकर हूर आगे जाने लगी। वे अचानक मुड़ी और हाँ, इस दिन कॉलेज वाली बात बिल्कुल भूल जाओ, वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी और कुछ नहीं। इसका गाल थपथपाकर आगे बढ़ गई, जबकि हानि ये सोच रही थी कि ये बात इतनी आसानी से भूलने वाली तो हरगिज़ नहीं है। और रैन के लिए फूफा सकीना के बेटे सारिम का रिश्ता आया था। सारिम हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान था, इस बात में कोई शक नहीं था कि सारिम हुरैन के लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित हो सकता था। फूफा की वफ़ात के बाद जिस तरीके से इसने अपनी बहन और माँ को फूफा की वफ़ात के बाद जिस तरह तरीके से इसने अपनी बहन और माँ को सँभाला था, वो और कोई नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारिम हुरैन को पसंद भी करता था और अपनी मर्ज़ी से इसने अपनी माँ को इस घर में रिश्ते के लिए भेजा था। बाबा साहब को ये रिश्ता बिल्कुल बेहतरीन लगा था, लेकिन फिर भी वो हुरैन की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हुरैन से मर्ज़ी पूछी तो इसने समझदारी का सबूत देते हुए कह दिया, जैसे आपको ठीक लगे। बाबा साहब जानते थे कि वो बचपन से बहुत समझदार है और वो इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगी। हुरैन पढ़ाई के आखिरी साल में थी, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि इसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसकी शादी की जाएगी। लेकिन फूफो को हर के बात की जल्दी थी, तो हाँ, तो यहाँ पर जल्दी कैसे ना होती। सो कह दिया कि कौन-सा हुरैन पराए घर में जाने वाली है, अपना ही घर है ना। हम कौन-सा हुरैन के बढ़ने से रोक देंगे, वो जितना चाहे बढ़ सकती है। इनको अपने बेटे का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों से इसने यही कहा था कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेगा। और अब ये ना हो कि वो फिर से शादी से इनकार कर दे। इसीलिए फूफो के सामने बाबा साहब की एक ना चली, जिस पर इसी महीने की 15 तारीख को इन दोनों का निकाह रख दिया गया और छोटी ईद के बाद दोनों बहनों की रुखसती। हादी हद से ज़्यादा खुश था, क्योंकि बाबा साहब ने इसे वादा किया था कि जैसे ही हुरैन की शादी होगी, इसके साथ ही हानि की रुखसती कर दी जाएगी। तो इसे इतनी जल्दी उम्मीद ना थी कि इतनी जल्दी हानि हमेशा के लिए इसके पास आ जाएगी। ये खुशी भी हानि के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो तो तब होता जब हानि मैडम इसे मुँह लगाती। इसे तो अंदर से महसूस हो रहा था हानि कोई प्लानिंग कर रही है इसे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जब भी इसके सामने आती अजीब अजीब डिज़ाइन के मुँह बनाती, जैसे दिल दिल में से गाली से नवाज़ रही हो। उसे यकीन था कि हानि इसके खिलाफ कुछ प्लानिंग तो कर रही है, मगर क्या ये समझ नहीं आ रहा था। बस आज किसी तरीके से इसे बाबा साहब से इसे हानि को बाहर लेकर जाने की इजाज़त लेनी थी। वो तो हानि को अपनी मोहब्बत का इज़हार करके इसे यकीन दिलाएगा। हाँ, अगर बाबा साहब मान गए तो, क्योंकि इस वक़्त बाबा साहब मुकम्मल तौर पर हानि की पढ़ाई हुई पट्टी पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब हादी की कोई बात नहीं मानेंगे। हानि किचन के दरवाजे से बाहर निकल रही थी, जब हाथी दरवाजे के सामने आकर रुक गया। रास्ते से हट जाएँ, वो दरवाजे के बीचों-बीच खड़ा था। हानि नहीं चाहती थी कि वो हाथी से ज़रा-सा भी टच हो, इसलिए ना चाहते हुए भी मुखातिब किया, क्योंकि हानि के हाथ में हमेशा की तरह बहुत बड़ा भालू था, जिन जनाब का इस दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल था। इसलिए हाथी दरवाजे के एक साइड हो गया। दरवाजे से निकलते हुए हाथी ने जानबूझकर हानि के बालों वाले हाथ को टच किया। हाथी इसे तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह के बाद इससे बात करना चाहता था, लेकिन ये मोहतरमा थी जो हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस इसीलिए जसारत की घबराहट की वजह से हानि का भालू छूटकर ज़मीन पर गिर गया। हाथी ने फ़ौरन ही हानि के घबराहट को नोट कर लिया था, इसलिए इसकी घबराहट दूर करने के लिए फ़ौरन ज़मीन पर बैठ के इसका भालू उठाने लगा। हानि, तुम्हारा टेडी बेचारा गिर गया है। लेकिन जब उठकर इसे पकड़ने लगा तो इसकी आंखों में गुस्सा देकर बोला, मेरा मतलब है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए हैं। पूछ लो इनसे कहीं इनको चोट तो नहीं आई। हानि ने छीनने वाले अंदाज में इससे अपना टेडी लिया और चली गई। इसके जाते ही हाथी ने लंबी सांस खारिज की थी। हाथी को याद नहीं था कि शायद इसने कभी अपने टीचर्स को भी इतनी इज्जत से मुखातिब किया हो, लेकिन ये तो हानि मोहतरमा का टेडी था और इनकी शान में गुस्ताखी तो प्यारी सी मनकुहा को कभी भी बर्दाश्त नहीं होनी थी। तो मजबूरन इन साला साहब की इज़्ज़त तो करनी ही पड़ेगी ना। हानि को को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हो क्या रहा है। पहले तो हाथी ने इसे कभी हाथ ना लगाया था, इसे तो इसकी तरफ देखना गवारा ना था, लेकिन ना जाने आज इसे हाथी के छूते ही क्या हो गया। हाथी का हाथ इसके हाथ से लगा तो वो घबरा गई थी, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं कह सकते ये एहसास अच्छा लगा था। हाँ, मगर अजीब ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब इसे बताया कि हाथी से पसंद करता है और इसकी मर्ज़ी से ये निकाह हुआ है, तब से हानि को सब कुछ अजीब-अजीब लग रहा था। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ शाहू कि कोई भी मुझे चाहने लगे? इसलिए शहंशाह जलालुद्दीन अकबर से इसलिए इसने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से पूछा, लेकिन हूर आपू तो बहुत खूबसूरत हैं। अगर हाथी को किसी को पसंद करना था तो उन्हें करना चाहिए था, फिर इन्हें
कैसे मुझसे प्यार हो गया। अच्छा शाहू, तुम्हें क्या लगता है इस वक़्त हनी और शाहजहान की बहुत अहम मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं कितनी क्यूट भी तो हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी क्यूटनेस देखकर प्यार हो गया हो। क्यूट लोगों से भी तो प्यार हो सकता है इंसान को। इसने अपनी गोल-गोल आँखें टपटा कर शाहू को देखते कहा, हाँ, यही वजह होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बचपन से इनके साथ जो शरारतें की हैं, जो पंगे लिए हैं, इनका बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहे हों, है ना? इसने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और बात की तह तक पहुँच गई, हाँ, यही होगा, है ना शाहू? लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, अभी बाबा साहब को जाके बताती हूँ। वैसे भी वो मुझसे बड़ी वजह माँग रहे थे, इसलिए बड़ी वजह क्या हो सकती है कि वो मुझसे अपने जन्मों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं। बड़े आए हीरो। बाबा साहब इनकी सारी हीरोगिरी निकाल ले देंगे, देखना। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। इसी बात पर हाई-फाई इसने शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उठाए हुए हाथ पर ताली बजाई और इन्हें उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि इसके बेस्ट फ्रेंड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कितनी ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं आ सकते थे। बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आप प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। आदि 2 घंटों से बाबा साहब की मिन्नतें कर रहा था। देखो आदि, हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं का मतलब नहीं। हमारी ना कभी भी हाँ में नहीं बदल सकती। बाबा साहब किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा साहब, आपने मेरी एक बात मानकर मुझसे अपने दादा होने का हक छीन लिया। मजबूरन हादी को अब एक्टिंग करनी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? बरखुरदार, ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रहने दीजिए, बाबा साहब अच्छे से समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है मुझे। आपकी एक बात मानकर हानि आपको इतनी प्यारी हो गई है कि आप अपने पोते को भूल बैठे हैं। हाथी अपनी आंखों से झूठ-मूठ के आंसू साफ करते हुए बोला, हाथी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसे वादा किया है कि तुम इसे तंग नहीं करोगे, और अब अगर मैंने हाथी को तुम्हारे साथ भेज दिया तो एक बार फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी बाबा साहब, मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हम जाएँगे, खाना खाएँगे और वापस आ जाएँगे, और आपको तो पता है कि अगले माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो मैं हनी को कहीं लेकर जा नहीं पाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं हनी को शादी से पहले अपनी मोहब्बत का एहसास भी ना दिला पाऊँ। समझने की कोशिश करें ना। हादी ने एक बार फिर मुझसे मिन्नत की थी। बाबा साहब, एक बार इससे अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े का मामला है। दादा साहब, सिर्फ़ एक बार हादी को अब ऐसा लग रहा था कि दादा साहब मानने के करीब पहुँच चुके हैं। बस 1-2 और इमोशनल वार के साथ ही बाबा साहब इसे जाने की इजाज़त दे देंगे। इतने में इसके दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े का मामला शाहजहां मोहम्मद अकबर दीन के साथ अपने कदमों पर चलते हुए हाज़िर हो गया। बाबा साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अकेले। इसने अकेले पर ज़ोर देते हुए कहा, फिर इसको देखा जैसे कह रही हो कि आप अपने तशरीफ़ का टोकरा यहाँ से बाहर लेके जाएँ। फ़िलहाल आप अपने भाई को लेकर यहाँ से बाहर जाएँ। इस वक़्त मैं और बाबा साहब बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। इसने भाई पर ज़ोर देते हुए कहा, ये मेरा भाई नहीं, बेस्ट फ्रेंड है, और इसका एक नाम है। बेहतर होगा आप इसे इस नाम से मुख़ातिब करें। निकाह के बाद हानि ने अभी तक इससे सीधे मुँह बात नहीं की थी। निकाह के बाद क्या, इसने बचपन से ही हादी से सीधे मुँह बात नहीं की थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही रूठ हो गई थी। जी हाँ मोहतरमा, मुझे याद है आपके इस भाई साहब का नाम शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, और मैं बहुत ही इज़्ज़त से कह रहा हूँ, और मैं इनसे माफ़ी माँगता हूँ जो मैंने इनकी शान में गुस्ताखी कर दी है। कि नहीं, मुझे माफ़ फरमा देंगे प्लीज़। अभी इन्हें लेकर बाहर जाएँ। इस वक़्त इसने एक-एक लफ्ज़ छुपा कर बोला, लेकिन मुक़ाबिल ने इसे मुकम्मल इग्नोर करते हुए बाबा साहब को मुख़ातिब किया था। बाबा साहब, मैं और शाहू बाहर बैठे हैं, जब आप फ़ारिग हो जाएँ तो बुला लीजिएगा। हादी ने इसकी नकल उतारी, जिस तरह मोहब्बत से ये इस शाहू को बुलाते हैं ना, इसके एक पर्सन मुझे बुला ले तो ना सारी ज़िंदगी गुलाम बन के रहूँगा इसका। लेकिन ना बाबा साहब, आप देखिएगा, शादी के पहले दिन तो मैं इसका शाहू की मिट्टी की मुंडी मरोड़ दूँगा। हादी मुँह छोड़ते हुए एक बार फिर से बाबा साहब के आगे आकर बैठते हुए बोला था, इसके बालों से नफ़रत करते हो तुम? बाबा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, हर इस चीज़ से प्यार करता हूँ जिसे वो हाथ लगाती है। इसे तो हर वक़्त अपनी बाहों में भर कर रखती है, इससे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ मैं? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ इसे, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब इस तरह इस जाने की इजाज़त दे देंगे। अभी तो इसे लग रहा था कि इसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अब बाबा साहब को इजाज़त देनी थी, क्योंकि बाहर जो मखलूक बैठी थी इससे वादा कर चुके थे कि निकाह के बाद वो हानि से ज़्यादा प्यार करेंगे, इसलिए हानि मैडम के सामने वो हादी को ज़रा कम अहमियत देते थे। बाबा साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। वो बाबा साहब के कमरे से बाहर निकला और इसे आकर बताया। इसका इग्नोर करते हुए अपना बालू उठाकर अंदर चली गई। कभी इस साले को मेरे पास भी छोड़ दो, कभी साला बहनोई बात करके दोस्ती ही कर लें। हादी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वैसी फ़िज़ूल सी बात क्यों कर रहा है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ये और किसी से बात नहीं करता, और आप इसे बार-बार मेरा भाई ना बनाएँ। हानी ने इसे याद दिलाया था, लेकिन यार अब तो
मैंने नहीं कहा कि ये तुम्हारा भाई है, मैंने तो इसे अपना साला कहा है। बेफिज़ूल सी बात ही सही, लेकिन आने से बात तो कह रही थी ना। हाँ, तो इसे अपना साला बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसे मेरा भाई बना रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी बीवी बीवी से आगे वो कुछ नहीं बोली, और फिर वो हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। हनी मैडम शर्मा गई थी, और इसकी बात अचानक बंद होती बोलती पर हादी ने बुलंद तरीन कहका लगाया। थैंक यू सो मच हनी मेरी जान, मुझे लग रहा था कि अभी तक तुमने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। हादी ने खुश होते हुए कहा। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हादी को थैंक यू का क्या जवाब दे। समझ उम्मीद से यू आर वेलकम कहकर अंदर चलेगी, और इधर एक बार फिर से हादी का बेख्तियार कहका बुलंद हुआ, और इस कहके की आवाज़ सुनकर हानी को लगा कि वो कुछ गलत बोल कर आ गई है। हनी कमरे में आई और मुंह फुलाकर बैठ के यकीनन बाबा साहब को वो वादा याद करा रही थी जिस पे उन्होंने कहा था कि अगर हादी से निकाह कर लो तो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगा। हानी बेटा, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर इस तरह से नाराज़ होने का क्या फ़ायदा है। बाबा साहब को समझ नहीं आ रहा था कि अब हानि क्यों नाराज़ हो गई। आप इतनी देर से इसके साथ इस कमरे में बैठे थे, ज़रूर आप दोनों मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे, क्योंकि मुझे इस शादी की असल वजह पता चल चुकी है। पर आपने मुझसे कहा था कि कोई बड़ा रीज़न लाओ तभी मैं तुम्हारी शादी रोकूँगा। तो सुन लीजिए मिस्टर बाबा साहब, आपके लाडले पोते ने मुझसे बदला लेने के लिए निकाह किया है। बाबा साहब जो बहुत गौर से इसकी बात सुन रहे थे, लेकिन एंड पर अपना सर पकड़ कर बैठ गए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बाबा साहब ने पूछा। क्योंकि मैं बचपन से इनके साथ जो शरारतें करती आई हूँ और इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाती आई हूँ। झूठे इल्ज़ाम पर इसने रुक कर बाबा साहब के चेहरे पर देखा। आई मीन जो सच्चे इल्ज़ाम लगाती थी, और जब वो मुझे तंग करते थे तो बदले में मैं इन्हें भी तंग करती थी। यानी अपना और हादी का पलड़ा बराबर करते हुए बोली, इन सबों का बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे शाहू ने बताया है। तुम कहना चाहती हो कि ये सब तुम्हें इसने बताया? उन्होंने इस बालू की तरफ ही देखते हुए पूछा था। खैर बाबा इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोले, अच्छा ठीक है, आज शाम को तैयार रहना, तुम हादी के साथ बाहर जाओगी। और बाबा साहब की बात पर हानि का मुँह खुल गया। बाबा साहब, मैं ये शादी ना करने के लिए इतना बुरा रीज़न लाई, और आप अब क्या कह रहे हैं? कि वो रोती हुई शक्ल बनाकर बोली, क्योंकि तुम्हारा रीज़न इतना बुरा नहीं है कि मैं शादी तोड़ दूँ। बाबा साहब अपने पुरसकून अंदाज़ में बोले, क्या रीज़न भी बुरा नहीं है? हनी ने हैरत से पूछा। नहीं, ये रीज़न भी बुरा नहीं है। अब जब तैयार हो जाओ, तुम्हें शाम को हादी के साथ बाहर जाना है। बाबा जान बतले के नाम पर लोग जंगे छेड़ देते हैं, और आपको ये रीज़न बड़ा नहीं लग रहा? हनी ने हैरत से मुँह खोले हुए पूछा था। हनी बेटा, शाम होने वाली है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, और मुझे भी सैर पर जाना है। ये कहकर बाबा साहब उठकर कमरे से बाहर चले गए। फिर मुझे इससे बड़ा रीज़न लाओगी तो वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करूँगा। इतना बड़ा रीज़न भी आपको छोटा लगता है, इससे बड़ा रीज़न क्या लाकर करूँगी? हानि मुँह बसोड़कर बोली, मगर इसकी बात सुनकर बाबा साहब हँसते हुए कमरे से चले गए थे। हानि को पता था कि हादी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, इसलिए इसने जानबूझकर ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि हादी को हानि पर ब्लैक कलर भी अच्छा लगता है। इसलिए हादी ने कोई इतराज़ नहीं किया। हादी, ये डिनर सिर्फ़ मेरे और तुम्हारे लिए है, इसमें किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं है। हादी ने इसे याद दिलाया था। हाँ, तो शाहजहान आदमी थोड़ी है, वो तो मेरा दोस्त है। हनी ने शाहजहान को अपनी बाहों में भरा था। हाँ, लेकिन ये रोमांटिक डिनर है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें तुम आज इसे यहीं पर छोड़ दो। निकाह के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं, तो इसको लेकर जाना ज़रूरी तो नहीं। आज इसको तुम यहीं छोड़ दो, अगर आगे हम हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे। हादी बहुत नर्म लहजे में बोल रहा था, जबकि इसका दिल चाह रहा था कि इसके शाहजहान को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे या ज़िंदा दीवार में चुनवा दे, लेकिन फिर इसे याद आया कि ये जनाब तो ज़िंदा थे ही नहीं। इसे यकीन था कि इन दोनों की वेडिंग नाइट पर भी ये साला इन दोनों के बीच में ही सोएगा। जी नहीं, ये मेरी हिफाजत के लिए है, मेरे साथ है, हनी ने मासूमियत से कहा, जबकि हादी इसके करीब आया और बड़े एहतियात से इसकी बाहों से इसका भालू निकाला और इसे सोफे पर बिठाया। मेरी जान, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी बेजान भालू की ज़रूरत नहीं है। हादी हाशिम की जान ही क्यों ना चली जाए, मगर तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने देगा। वो अब इसे क्या बताती कि शाहू आदि से ही तो हानि की हिफाजत करेगा। ये साला साहब को यहीं छोड़ो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बाहर आओ। सॉरी शाहू, तुम्हारे जीजू तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे। जीजू, हाय अल्लाह, ये मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी शाहू, तुम मेरे भाई थोड़ी हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। वो दोनों एक होटल में आए थे। यहाँ के सब लोग आदि को जानते थे, और आधे से तो इसके फ़ैन थे, लेकिन इस वक्त आदि ने किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि इस वक्त अहमियत देने के लिए की हकदार सिर्फ हानि थी, जिससे वो आज अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला था। सब तैयारी मुकम्मल थी, आज वो इसे अपने दिल की बात कहने वाला था। खैर हानि जानती ही थी कि वो इसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी आदि अपने मुँह से अपनी मोहब्बत का इज़हार हानि के सामने करना चाहता था। हानि की शादी
के बारे में इसके सोशल सर्कल में ये बात कोई नहीं जानता था और ना ही तानिया ने किसी को बताने दिया था। इसी तरह बाबा साहब ने सिवाय फैमिली के ये बात बाहर ना जाने दी, लेकिन हादी का दिल चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने हानि को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। वो ये भी जानता था कि इस वक्त ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए वलीमे तक इंतज़ार करना था और कर रहा था। वैसे भी रमज़ान के बाद इनकी रुखसती की डेट फाइनल हो चुकी थी, जिसके लिए हनी खुश हो ना हो, हादी बहुत ज़्यादा खुश था और वो ये भी जानता था कि हनी नादान ज़रूर है मगर बच्ची ही नहीं है और जब इसके सामने अपने जज़्बात का इज़हार करेगा तो वो इसकी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगी। इसीलिए आज वो इससे सब कुछ प्लान किया था। होटल में सिवाय स्टाफ मेंबर और एक म्यूज़िक ग्रुप के अलावा और कोई ना था। हादी ने आगे बढ़कर हनी के लिए चेयर खींची और इसे बैठने का इशारा किया। हनी जैसे ही चेयर पर बैठी म्यूज़िकल ग्रुप म्यूज़िक बजाने लगा, जबकि स्टाफ मेंबर बहुत एहतराम से इनका वेलकम किया था। थोड़ी देर में इनके टेबल पर एक बहुत खूबसूरत दिल की शेप का केक आया था, जिस पर बहुत खूबसूरती से हनी और हादी का नाम लिखा था। ना इस हनी के मुँह से बस यही निकला था। हनी ने केक काटना चाहते हुए भी हादी को खिलाया, क्योंकि अब वो अकेली खाती हुई अच्छी तो नहीं लगती ना, सो मजबूरी हनी हादी इससे काफ़ी फासले पर था, जिसकी वजह से हादी ने इसका हाथ पकड़ के केक अपने मुँह में लिया। हनी की उँगली इसके होंठ से टच हुई। हनी का दिल ज़ोर से धड़का, जिसकी वजह से हनी ने झट अपना हाथ हादी के हाथ से खींच लिया। हादी ने इसकी शर्म और हया का ये मंज़र बहुत महफ़ूज़ होकर देखा था। कम लेट्स डांस, हादी ने इसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, जिस पर हनी को माँ की बात याद आई। हादी जो कहेगा तो वही करेगी, और अगर हादी ने तेरी शिकायत लगाई, तेरी जूते से पिटाई करूँगी। या अल्लाह, ये सारी दुनिया की माएँ ज़ालिम होती हैं, ये मेरे लिए ही दुनिया की सबसे बेरहम माँ पैदा की है। ये सोचते ही इसने हादी का हाथ थाम लिया था। हानी पहली बार इस तरह से किसी के साथ डांस कर रही थी, जबकि हादी कई पार्टीज़ में अपनी कितनी ही को स्टार के साथ डांस कर चुका था, लेकिन ये फीलिंग सबसे अलग थी, क्योंकि इसके साथ कोई और को स्टार नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी की स्टार थी। इसकी जान थी, इसकी ज़िंदगी थी। चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तो मेरी ज़िंदगी माँगूँगा रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। डांस के साथ म्यूज़िकल बैंड ने गाना शुरू किया और मेरी सनम मेरी हमदम, चाहूँगा तुझे जन्म जन्म। और गाने के हर लाइन पर हादी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंगर इसके दिल का हाल बयान कर रहा। वो दोनों खाना खा रहे थे जब हादी ने शरारत से हनी का हाथ थाम लिया। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, आप जानते हैं ना मैं बाबा साहब से आपकी शिकायत कर सकती हूँ, उसने धमकी दी थी। बाबा साहब ने ही ये अलाउ किया है, आप बाबा साहब से इस बारे में पूछ सकती हैं। हादी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, देखिए मेरा हाथ छोड़े वरना। हानी ने धमकी देते की कोशिश की थी। वरना क्या, हादी ने पूछा। वरना जिन मूंछों वाले अंकल को मैंने आपकी नाक तोड़ने के लिए चॉकलेट दी है, इनसे आपका हाथ भी तुड़वा दूंगी। हानी ने से डराया था चॉकलेट, और हादी ने इस वाले अंदाज में पूछा था। हाँ, वो मूंछों वाले अंकल सुपारी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ चॉकलेट थी। हानी ने मासूमी से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर हादी की हैरत से मुंह खुल गया था। मतलब ये लड़की मुझ पर हमला करवाने के लिए सुपारी के नाम पर चॉकलेट देकर आई है। कौन से मूंछों वाले अंकल को चॉकलेट दी है तुमने, हादी ने पूछा। ज़रूरी समझाना, वो पहले पहले हमारे कॉलेज के वॉचमैन हुआ करते थे। हानी ने बताया। वो कब आ रहे हैं मेरा नाक तोड़ने, पता नहीं, उन्होंने कहा था जब वो फ्री होंगे आ जाएंगे। इसका मतलब था कि हानी के गुंडे का शेड्यूल बहुत टफ था। खाना खाने के बाद हादी का प्लान हानी को प्रपोज करने का था। इसके के लिए तैयारी मुकम्मल थी। हादी ने हानी को खड़ा किया और खुद इसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा। अरे अरे, आप ये क्या करें, हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके पैरों में क्यों बैठ गया है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप मेरे पैर ना पड़े, मैं मूंछों वाले मोटे अंकल को मना कर दूंगी आपके हाथ पैर तोड़ने से। हानी ने अपनी समझ के मुताबिक बात की, जिस पर हादी का दिल चाहा वो अपना सर किसी पत्थर पर दे मारे। हानी, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। हादी ने बात करने की कोशिश की। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हादी ने जेब से निकाली अंगूठी, वापस अपनी जेब में रखी और उठकर खड़ा हो गया। ये सही वक्त नहीं है, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? हानी को तो जस्टिस हुआ था। हानी कहा ना, फिर किसी दिन बताऊंगा। अब चलो, हम लेट हो रहे हैं। बाबा साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। वापसी पर रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब होगी। वैसे ये हादी के प्लान में शामिल तो नहीं था, पर पता नहीं गाड़ी ख़राब कैसे हो गई। ये सोचते हुए गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी चेक करने लगा। जहाँ से धुआं निकल रहा था देख कर हानी भी गाड़ी से बाहर आ गई। गाड़ी ख़राब होगी, हानी मासूमियत से पूछा। नहीं तो तुम्हें किसने कहा? आदि गाड़ी की बिगड़ी हालत देखकर मज़ीद बिगड़ा था। तो फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? हानी ने पूछा। धुआं धुआं यार, गाड़ी सिगरेट पी रही है। अच्छी आपकी गाड़ी
सिगरेट पीती है, हानि ने हैरत से मुँह पछोड़ा था। हानि सच में गाड़ी ख़राब हो गई है यार। हाथी ने इसे हैरत से देखकर सच बताया तो हाँ, तो यही पहले भी तो बता सकते थे ना। मुझे लगा गाड़ी सच में सिगरेट पीती है, अब हम क्या करेंगे? हानि ने पूछा। चलो कोई लिफ्ट ढूँढते हैं। नहीं मिली तो चल कर जाना होगा। चल के हाथी, मैं तो नहीं चल सकती क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलूँगा। हाथी ने रोमांटिक होने की कोशिश की। जी नहीं, ही हो सकता है हमें कोई लिफ्ट भी मिल जाए, वरना मैं चलूँगी। हानि ने इसकी रोमांस पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है तो चलो, हाथी मुस्कुराते हुए बोला था। बहुत देर के बाद भी कोई लिफ्ट ना मिली, मगर 4-5 गुंडे ज़रूर आ गए थे। इनके सामने खड़े हो गए, जिनके हाथों में चाकू थे। देखो, जो कुछ भी है जल्दी से निकाल दो, वरना गुंडे ने हाथी को धमकी दी। जबकि हाथी के पीछे छुप गई थी। हाथी के पास जो कुछ भी था इसने निकाल के इन गुंडों के हवाले कर दिया। चेन भी निकालो। गुंडे ने हाथी के चेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, तुम लोगों को जितना कुछ मैं दे चुका हूँ, तुम लोगों के लिए काफ़ी है। हाथी को अब इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हाथी के होते हुए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। जो कह रहा हूँ वो कर, अपनी चेन निकालो। इसने हाथी की गर्दन पर हाथ डालते हुए कहा। इससे पहले वो चेन निकाला, हाथी ने हाथ पकड़ कर ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पर मारा। इसके बाद एक के बाद दूसरा आकर हाथी से मार खाने लगा। कुछ ही देर में वो पाँचों ज़मीन पर पड़े थे। अच्छा खासा माल तुम लोगों को दे दिया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो मार खानी थी। हाथी इन लोगों के पास से अपनी चीज़ें उठाते हुए बोला। ओ भाई, इस चैन में ऐसा क्या है जो इतना तोड़ डाला? एक आदमी ने इसे पूछा। इसकी बात का जवाब दिए बगैर हाथी ने हानि का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। बहुत शौक है आपको मारने मरवाने का। अगर वो गुंडे हमें कुछ कर देते क्या तो क्या कहा जाता तो क्या कहा था ना तुम्हें? कुछ नहीं होने दूँगा। जी नहीं, बात मेरी नहीं आपकी। आप इन गुंडों से लड़ रहे थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो? और हानि के की इस बात पर ने हाथी को खुशफ़हम कर दिया था, तो हाथी इसकी आँखों में आँखें डालकर पूछा। हानि फ़ौरन घबरा गई। मैं तो अकेले घर कैसे जाती? हानि ने बात बनाई थी, वो तो तुम्हें तुम्हारे घर जाने की फ़िक्र थी। हाथी की सारी खुशफ़हमी हवा हुई थी। और नहीं तो क्या, अभी मैंने घर जाकर बाबा साईं को आपकी शिकायत भी लगानी है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था। और आज ज़िंदगी में पहली बार हाथी का दिल किया कि उसके मुँह पर टेप लगा दें। हानि हर बात नहीं बताई जाती। इसने हानि को समझाने की कोशिश की थी। बाबा, हाँ, डर गए ना आप? बाबा साहब को आपको पट्टी फेंटी लगाएँगे, हानि हँसते हुए बोली थी। हानि हँसती हुई सीधी इसके दिल में उतर रही थी। अब मज़ीद अपने आप पर काबू पाना हाथी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए अब बाबा साहब की डाँट की फ़िक्र किए बगैर एक पल में हाथी ने हानि की कमर में हाथ डालकर खुद से बेहद करीब किया। हाँ, तो बता देना बाबा साहब को कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन क्या है ना, सिर्फ़ हाथ पकड़ने से बाबा साहब मुझे इतना नहीं डाँटेंगे जितना कि तुम चाहती हो। आदि की इस हरकत पर हानि का दिल ज़ोर से धड़का था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो कि बाबा साहब मुझे डाँटे। ये कहते ही आदि इसके होंठों पर अपने लब रखती है। तब तुम अपने बाबा साहब से मेरी शिकायत करना। यकीनन बाबा साहब मुझे इतना डाँटेंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। उसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए बोला था। मैं बाबा साहब, वो बोल नहीं पा रही थी और आदि इसकी हालत से महफ़ूज़ हो रहा था। जबकि घबराहट के मारे हानि नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी। और हाथी ने शायद ही इसे ज़्यादा हसीन मंज़र ज़िंदगी में कभी देखा हो। मुझे घर जाना है। फाइनली एक फ़िक्र अदा हुआ। हाँ बिल्कुल, चलो, आखिर तुमने मेरी शिकायत भी तो लगानी है ना बाबा साहब से? हाथी ने हँसते हुए कहा, लेकिन कदम भी ना उठाया। अगर आप नहीं चलना चाहते मेरे साथ तो मैं अकेली चली जाऊँगी। हानि ने धमकी दी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं तो ज़िंदगी के हर कदम में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हाथी पटरी से उतरा था। नहीं, सारी ज़िंदगी चलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ घर तक मेरे साथ तो चलें। ये कहकर हानि आगे चल पड़ी थी और हाथी हँसता हुआ इसकी हालत एन्जॉय करता उसके पीछे चल पड़ा। हानि बिल्कुल अकेली लॉन में खड़ी थी। जब हाथी ने इसे देखा तो उसके पास चला आया। अरे हानि, मैं तो इंतज़ार ही करता रहा कब तुम बाबा साहब से शिकायत लगाओगी और वो मुझे डाँटेंगे बुलाएँगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हद दर्जा मासूमियत से खोया हुआ। जी, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। हानि ने साँझ जताया। वो तो तुमने कोई शिकायत नहीं की मेरी? जी नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम आइंदा भी मेरी कोई शिकायत नहीं करोगी। हाथी ने दाएँ-बाएँ देखते हुए इसका हाथ पकड़ा और खींच के अपने करीब तर किया था। हानि फ़ौरन घबरा गई थी। हाथी छोड़े मुझे। क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो। हाथी ने ज़ुबानी कहते हुए अंदाज़ में कहते हुए इसके बिछाने पर अपने लब रखे। हाथी छोड़ो मुझे, वरना बौखलाहट की वजह से अपने अल्फ़ाज़ अदा नहीं कर पा रही थी। वरना क्या, जल्दी बोलो हानि, तुम्हारा वरना मुझे उकसा रहा है। हाथी ने तो उँगली की मदद से इसकी ठोड़ी को ऊँचा किया। वरना मैं चलाऊँगी। और इतनी आवाज़ इतनी धीमी थी कि हाथी ने बमुश्किल सुन पाया। क्या बात कर रही हो तुम? चलाओगी? ज़रा चलाओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें। हाथी ने हँसते हुए इसके गाल पर अपने लब रखे थे। हानि का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो गया था। इसके दिल की धड़कने की आवाज़
अब्बास हानी। हाथी सुन सकता था। हाथी, मैं सच में चलाऊँगी, इसने फिर से धमकी दी थी। अभी तो कहा, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हाथी ने इसके दूसरे गाल पर लब रखे, तभी उड़े इसका भालू उठा के लान में आ गई। हानी, यार तुम कहाँ हो? तुम्हारा शाहजहां अकेले बोर हो रहा है। हूर को आता देखकर हाथी ने फौरन हानी को छोड़ दिया। हानी जल्दी से उड़ के हाथ अपना भालू लेकर अंदर भाग गई। जब अपने पीछे हाथी का कहका सुना, हानि की फीलिंग्स बदलने लगी थी। अब जब हाथी के सामने आती तो एक अजीब सी शर्माहट इसे घेर लेती। हर वक्त हाथी के बारे में सोचना इसे अच्छा लगने लगा था। हाथी ने भी इसकी चेंजिंग को नोट किया था। अब बाबा साहब के सामने हाथी के बारे में बात करते करते तो इसे बुरा नहीं लगता था। बाबा साहब हाथी के बारे में कोई ना कोई बात करते रहते और वो चुपचाप सुनती रहती। अपनी कैफियत को वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? एक हफ़्ते के बाद हादी तानिया से मिल रहा था। एक हफ़्ते बाद तानिया को अपने बेटे की याद आई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ज़ारा ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तुम दोनों को फ़िल्म की प्रमोशन साथ करनी थी। तुम कुछ दिन का कह कर गए थे और अभी तक तुम्हारी वापसी नहीं हुई। हादी का दिल बुरा हो गया था। उसे लगा था कि इसकी माँ इसे मिस कर रही होगी, इसलिए इसे फ़ोन किया, लेकिन वो तो भूल गया था कि इसे फ़िल्म की डायरेक्टर इसकी माँ थी। जबरी मकबूलियत में 1% भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। सॉरी मामा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। वो क्या है कि कल उड़ैन का निकाह है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ेगा। हादी, कभी तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारी कज़न का निकाह, ये सब कब ख़त्म होगा? तानिया हादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। मामा, मैंने कहा ना, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा वापस। न जाने क्यों हादी का लहज़ा सख्त हो गया था, जिसे महसूस करते तानिया ने फ़ोन ही काट दिया। हादी से बताना चाहता था कि हानि इसकी मोहब्बत को समझने लगी है, वो इससे जुड़े अपने रिश्ते को कबूल करने लगी है, लेकिन तानिया को इस बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपने मुझसे कहा था हादी मुझसे प्यार करता है, आपने मुझसे झूठ बोला था खाला। हादी ना सिर्फ इस लड़की से प्यार करता है, बल्कि इसे निकाह भी कर चुका है। हुमा गुस्से में तानिया को सुना रही थी और तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुमा के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। नहीं बेटा, वो इस लड़की से प्यार नहीं करता, ज़बरदस्ती इसका निकाह करवाया गया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि वो लोग मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। ये रास्ता निकाला उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को दूर करने का। वो लड़की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो लड़की को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो जाने कितने सालों से तुमसे मोहब्बत करता है, कितने सालों से वो नहीं बेकरारियों की दास्तान सुनाता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा है। तानिया ने इसे बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन खाला, वो अगर मुझसे प्यार करता है तो उस लड़की से निकाह क्यों किया? मजबूर किया गया है इसे। हाशिम शाह ने इसे मजबूर किया है, जिस तरह से इसने आदिल को मुझे तलाक देने पर मजबूर किया था। वो लोग हादी को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें ऐसा नहीं होने तुम ऐसा नहीं होने दोगी। जब हाथी को अपने प्यार की यकीन दिलाओगी, वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। हाथी के प्यार का झांसा देकर वो हुमा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा चुकी थी। यस खाला, फ़िक्र ना करें, मैं हाथी को वापस इनसे छीन लूँगी। आप बस किसी तरीके से इस लड़की को यहाँ बुलाएँ, फिर आप देखिएगा मैं इस लड़की के साथ क्या करती हूँ। स्टाइलिश और इंतहाई खूबसूरत लड़की हुमा पिछले 7 साल से हादी की मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी, और इससे पहले इस मोहब्बत में पागल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हादी की अपनी सगी माँ थी। हुमा हादी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसे ये कुछ करने की इजाज़त खुद हादी की माँ ने दी थी। वो कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। हादी बैठे बैठे टीवी पर कुछ देख रहा था। बहुत भूख लगी थी। हादी सीधा होकर बैठ गया। हानी ने ट्रे टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी। जब हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो ना, मेरे पास नहीं, मुझे नहीं बैठना आपके पास। हानी ने चटा सफ़ेद जवाब दिया। क्यों? हादी ने पूछा। क्यों कि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने सबके सामने रहते हैं। शुक्र मनाएँ कि मैंने किसी को बताया नहीं कि आपके बारे में, कि आपने डिनर से लौटते वक्त मेरे साथ क्या किया था। हानी अपने पुराने अंदाज में लौट आई थी और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। ओह हेलो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हादी ने खींच के इसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठाया। अपने रास्ते में वो हानि को लड़ने के लिए मुनासिब अल्फाज ना मिले, वो क्या बोलो ना, किस किया था ना। हादी ने इसकी मुश्किल आसान कर दी, जिस पर हानि के कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। आप इंतहाई फजूल इंसान हैं। हानि जाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने लगी, और ये इंतहाई फजूल इंसान तुम्हारा दीवाना है। हादी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए खींच कर अपने ऊपर गिराया था। हादी, प्लीज़ इसे छोड़े, मुझे कोई आ जाएगा। हानि का सारा कॉन्फिडेंस हवा हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर हादी के रहमो करम पर थी। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है हानि, अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हादी ने इसके माथे से थोड़ी तक अपनी उंगली की मदद से एक लकीर खींची थी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा हानि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं आने दूँगा। हादी सरगोशी से कहते-कहते अपने दुखते लब इसकी गर्दन पर रख गया था। हानि अपने हानि दिलो-जान से काँप रही थी। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे आज सारी दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। प्लीज़ छोड़ें मुझे। हानि ने मज़बूती से आँखें बंद की थी, होंठ मुसलसल काँप रहे थे। दिल
लूट लेने वाले ये मंज़र देखकर अब हादी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, इसलिए इसका हाथ पकड़ा और अंगूठी इसके हाथ में पहना दी। तुम तब से मेरे दिल में हो जब तुम्हें पाने की कोई उम्मीद भी ना थी, तब तुम्हें अब इतना चाहा कि हद कर दिया। आज तुम हर लिहाज से मेरी हो तो इतना सब्र करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, फिर तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। इस वक्त छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। ये कहते हुए हाथी ने अपनी गिरफ्त इससे इससे आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद अगले पल हानि वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे बोतल का जीन। इसे इसी तरह से भागते देखकर हाथी के होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारी हर अदा ही कमाल है मिसेस हादी हाशिम। आज हुरैन और सारिम का निकाह था। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार कर रही थी। यानी इसके साथ इसी कमरे में थी, जबकि फैमिली के अलावा उन्होंने ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं किए थे। अपनी फूफो की फैमिली वाले निकाह की रस्म अदा करने नहीं आए थे, इसलिए वो लोग आराम से तैयार हो रहे थे। अब वो मेरा हेयर स्टाइल अभी तक नहीं बना। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार कर रही थी, जब वो आकर इसके के सामने खड़ी हो गई थी। पहले आप प्लीज़ इसको तैयार कर दीजिए, हुरैन ने ब्यूटिशियन को कहा। लेकिन मैंने कहा तो आपका है, पहले आपको तैयार कर लूँ, उन्हें बाद में कर लूँगी। इनका सिर्फ हेयर स्टाइल ही रहता है, ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हनी ने मुँह फुला लिया था। तो आप तो यही रूम में बैठेंगी ना, वही लोगों में तो मैं जाऊँगी ना। हनी ने ब्यूटिशियन को पहले तैयार होने का रीज़न दिया था। मैंने बाहर जाके पप्पो से मिलना है, सारिम भाई को भी देखना है। सारिम भाई को देखकर आऊँगी तो बताऊँगी ना कि वो कैसे लग रहे हैं। खुद तो नहीं जा सकती ना बाहर, है ना। आप ये आपने खुद ही तो रात को कहा था कि इसकी तस्वीर बना के आपको दिखाऊँ। हनी ने ब्यूटिशियन के सामने इसका कोई राज ना रखा, जिस पर ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए आगे पीछे देखने लगी। आप प्लीज़ पहले इसे तैयार कर दीजिए। हूर ने हनी का मुँह बंद करवाने के ब्यूटिशियन की मिन्नत की, जिस पर ब्यूटिशियन फ़ौरन मान गई। जी मैम आई, और इसे तैयार करने लगी। आदि हानि को देखने के लिए बेकरार था। वो घर के हर कोने में इसे ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं ना मिली। अब इसे इसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। ना जाने वो कैसी लग रही होगी। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। ये पता नहीं कौन बार बार से फ़ोन कर रहा था। सॉरी डियर कज़न, इस वक्त मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। ये कहकर इसने फ़ोन पर आने वाली कॉल काटी और वापस जेब में रख दिया। ब्लैक शलवार और कुर्ता पहने अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ वो निकाह में मौजूद हर लड़की का दिल धड़कने के लिए काफ़ी था, धड़काने के लिए काफ़ी था। लेकिन फ़िलहाल इसे उससे मिलना था जो इसका दिल धड़कने की वजह बनी थी। उसे ढूँढ रहा था। इसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इसे समझ आ चुका था कि हुमा तब तक फ़ोन नहीं करना नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी बात नहीं सुन लेगी। समझ फ़ोन कान से उठाया। जल्दी-जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? इस वक्त बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? इसकी जल्दबाज़ी देखकर हुमा बोली थी, यार वो उसे छोड़ो, जो काम है वो बताओ। इस वक्त वो हुमा से लंबी बात करना नहीं चाहता था। वापस कब आ रहे हो तुम? हुमा के लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि हादी को अजीब लगा था। वो हादी को हमेशा से ही ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हादी से कोई हमें ना देता था। मैंने कई दफ़ा से हुमा के साथ इसकी शादी इसकी माँ ने कई दफ़ा हुमा के साथ इसकी शादी की बात की थी, और वो हमेशा ये कहकर टाल देता था कि वह हानि से शादी करना चाहता है। हुमा, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मैं हानि को ढूँढ रहा हूँ। वो खुद भी नहीं चाहता था कि हुमा का इसे लेकर कुछ उल्टा-सीधा सोचे, बस इसीलिए इसे हानि का नाम लिया था। तुम क्यों ढूँढ रहे हो उसे? हुमा के अंदर कुछ टूटा था। यार, एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ को क्यों ढूँढता है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया। ना जाने ये लड़की कहाँ है, अभी तक सामने नहीं आई। इसे इस तरह चोर नज़रों से हर कमरा चेक करते देख बाबा साहब देख चुके थे। क्या बात है हाथी बेटा, तुम कुछ ढूँढ रहे हो? उन्होंने पूछा। बाबा साहब, मैं क्या ढूँढ सकता हूँ? आपकी लाडली पोती को ढूँढ रहा हूँ। बाबा साहब को उम्मीद ना थी कि हाथी इस तरह बेबाक जवाब देगा। फिर खुद ही सोचने लगे, वो कौन सा कोई चोरी कर रहा है, अपनी बीवी के बारे में ही पूछ रहा है। हूर के साथ होगी। बाबा साहब ने इसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की थी। सारा घर ढूँढ लिया, बस हूर का कमरा नहीं देखा। मैं थोड़ी देर में आपको जॉइन करता हूँ। ये कहकर वो कमरे की तरफ चल पड़ा था। इनके कमरे में जो दाखिल होते ही लड़की हूर को तैयार कर रही थी, जबकि हानि मुकम्मल तैयार थी, लुकिंग ब्यूटीफुल। इसने हूर को देखते हुए कहा था, रहने दो मिस्टर, तुम जिसकी तारीफ़ करने आए हो इसकी करो। हूर लगी लिपटी बगैर कहा था, सॉरी डियर कज़न, मैं तुम्हारी तारीफ़ करने आया हूँ, इसको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो हर हाल में दिन में उतरती है। जबकि हानि इसे बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वो दूसरी तरफ रुख मोड़े बेकार में दुपट्टा अपना सही से करने लगी। हाथी का दिल चाह के खींच कर इसे सीधा कर और देखे कि वो कैसी लग रही है, लेकिन इस वक्त अनजान लड़की इस कमरे में थी जो अजीब नज़रों से हाथी को देखे जा रही थी। माशाल्लाह, क्या रोमांटिक अंदाज है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आपको रोमांटिक नहीं मानता। हूर ने भी हानि इस पर चोट की थी। क्या मतलब कोई रोमांटिक नहीं मानता? हाथी सच में नहीं समझा था। आप, मैं तैयार होगी, मैं बाहर जा रही हूँ। एक झटके से मुड़ी तो हाथी से टकरा गई। टकराते टकराते बची बिल्कुल जो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, और हाथी जिसे इसकी हुस्न में कहीं खोए जा रहा था। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया? लाइट अचानक कैसे ऑफ होगी? डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, अभी ऑन हो जाएगी। जबकि अपने बिल्कुल पास खड़ी हानि का हाथ थामकर इसे खुद से मज़ीद करीब तर किया। बेचारी हानि बोल भी नहीं पा रही थी। अभी अगर वो कुछ बोलती तो बाद में हुड
इसकी वो दरगत बनाती कि जवाब नहीं, इसलिए खामोशी से अपना आवाज़ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि हादी की शरारतें बढ़ती जा रही थी। हादी ने बड़ी मुँह से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हादी का चेहरा अपने हाथों के पहलों में लिया और इसके लबों पर अपना लब रखकर अपने आप को सराप करने लगा। हादी वह बस इतना ही कह पाई थी, डोंट वरी हनी, अभी लाइट आ जाएगी। हाथी तुम्हारे पास ही खड़ा है ना? हूर को लगा शायद वो अंधेरे से डर रही है। हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हाथी को जैसे मज़ीद फैलने का बहाना मिल गया था। फिर अचानक लाइट वापस आ गई और हाथी 1 सेकंड में से दूर हुआ था और हानि का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है लाइट आ गई। हूर ने कहा। पता नहीं किस कमबख्त ने ऑन की। वो हाथी के कान के पास खामोशी करने लगा। सॉरी, ये रमज़ान से पहले आखिरी शरारत थी। इसके साथ अच्छे बच्चे की तरह रमज़ान गुज़ारूँगा और फिर रमज़ान के बाद ईद के तोहफ़े में तो मुझे तुम मिल ही रही हो। फिर मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बचा रहूँगा। बाहर बहुत सारे काम हैं, ये कहकर वो जाने लगा। हुमा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। खाला इसने कहा, वो हानि को ढूँढ रहा है। खाला मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, हानि को वापस बुलाएँ। हाँ बेटा, तुम फ़िक्र मत करो, हादी कल वापस आ रहा है। इस बार मैं इसे आसानी से वापस नहीं जाने दूँगी। मैं तो जानती नहीं थी कि वो वहाँ जाएगा तो इसका निकाह करवा देंगे। मैं माँ हूँ इसकी, मेरा हक बनता है कि मैं फ़ैसला करूँ इसकी ज़िंदगी का। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो हादी को मुझसे दूर करना था और इनको इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा था। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि अगर वो लोग हादी को मजबूर कर सकते हैं तो मैं भी माँ हूँ। ऑफ़ कोर्स खाला, मैं आपके हर फ़ैसले में आपके साथ हूँ। मुझे बस हादी चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हादी तुम्हारा होगा। तानिया ने न जाने अपनी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क्या सोचा हुआ था। निकाह की रस्म बहुत खूबसूरती से अदा हो चुकी थी। हूर हमेशा हमेशा के लिए सारिम के नाम कर दी गई थी, जिस पर वो बहुत खुश थी। न जाने सारिम इसके कान में क्या सरगोशियाँ कर रहा था जिससे वो शर्माई जा रही थी। हनी ही सोचते हुए मुस्कुरा रही थी कि जब हादी इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। सुनो, मैं 3 बजे की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। कुछ दिन तुम्हें मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। तुम यही चाहती थी ना? चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सिमटे इसने इसके कान में सरगोशी की थी। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? हानि को इसकी बात कुछ अजीब लगी थी। यानी कि तुम ऐसा नहीं चाहती, रोज़ मेरी शक्ल देखना चाहती हो? आदि ने शरारत से पूछा। अब ऐसा भी नहीं है। हानि इसकी शरारत समझ गई थी। यार, थोड़ी देर के लिए तो खुशफ़हमी पाल लें, तो तुम भी मुझे चाहने लगी हो। हादी की बात पे हानि का दिल एक अलग तरंग में धड़का था। खैर छोड़ो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। आदि ने एक डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए एक फ़ोन है, ताकि रोज़ मेरी शक्ल देख सको। मैं फ़ोन करूँगा, बात करोगी ना मुझसे? आदि बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। सोचूंगी, अगर दिल किया तो कर लूँगी। हानि ने नखरे दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दिल भी चाहेगा और तुम मुझसे बात भी करोगे, और अगर तुमने मुझसे बात करने से मना किया तो मैं बाबा साहब के फ़ोन पर तुमसे बात करूँगा और फिर तुम मेरी शिकायतें लगाओ ना लगाओ, मैं तुम्हारी इतनी शिकायतें करूँगा, बाबा साहब रोज़ तुम्हें डांटेंगे। अजीबोगरीब बात पर रानी का मुंह खुल गया। और हाँ, मैंने अपने साले शहनशाह शाहजहान साहब से भी सिफारिश की है, उन्हें भी तुम्हें मुझसे बात करने से कोई इतराज़ नहीं होगा। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हादी चला गया। और ये पहली बार हानि को हादी का जाना बुरा लगा था। हादी को गए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो इसने कोई फ़ोन ना किया और ना ही इसके वापस आने की कोई खबर थी। तानिया ने इसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि जब तक इसकी न्यू फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती वो इसे हाशिम ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा, और अपनी माँ की वजह से इसे मानना भी पड़ा था। हादी तो कहते थे कि मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन ना किया, ना ही मैसेज। तो फिर ये मोबाइल देकर क्यों गए थे मुझे? खैर, अगर नहीं करते तो ना करें, वैसे भी मुझे क्या बढ़िया, अच्छा है ना कि मेरी जान बची हुई है। हानि ने अपनी सोच को जतला था। लेकिन अगर फ़ोन नहीं करना था तो मुझे फ़ोन देकर क्यों गए? वैसे तो लंबी-लंबी छोड़ रहे थे। तुम्हें देखूँगा, तुम मुझे देखना, तुम्हें मिस करूँगा। खैर मुझे क्या? हादी के दिए के फ़ोन पर ना तो हानि को कोई मैसेज आया था और ना ही कोई कॉल, क्योंकि ये नंबर सिर्फ़ हादी के पास था। लेकिन इसलिए अगर इस फ़ोन पर कोई मैसेज आया या कॉल आती तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हादी की होती। हानि बेचारी 7 दिन से मुसलसल हादी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए अपनी फीलिंग्स को समझना मुश्किल था। इसलिए हादी का इंतज़ार क्यों था, ये वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। रमज़ान स्टार्ट हो गया था जब तानिया ने हादी से कहा, पहले कुछ रोज़े छोड़ दो, क्योंकि वो जानती थी कि हादी रोज़ा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी इसे अब अगर किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो वो थी सिर्फ़ अपनी फ़िल्म की। देखिए मॉम, पहली बात तो ये कि रोज़ा रखने से कोई डर नहीं होता, बल्कि इसमें ज़्यादा हिम्मत पैदा होती है। और दूसरी बात, रोज़ा मैं अपने लिए रखता हूँ, इससे आपकी फ़िल्म की प्रमोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तानी का हादी को रोज़े छोड़ने का कहना नागवार गुज़रा था। हादी 2 साल पहले तो तुम कोई रोज़ा नहीं रखते थे, रोज़े रखने तो तुमने ये 2 साल वैसे शुरू किए हैं, इसलिए मैंने कहा कि कहीं तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। तानिया ने बात बनाते हुए कहा, मॉम आज तक सोचता रहा कि मैं रोज़े क्यों नहीं रखता था।
अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की ताकत दी है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि वो तो शुक्र है कि अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया, वरना मैं तो कभी रोज़े की फ़ज़ीलत की समझ ही नहीं पाता। रशीदा के नाम पर तानिया के अंदर एक आग सी लग गई थी। फिर से तुम इसी ख़ानदान के बारे में बात कर रहे हो हादी, जब कि तुमने मुझसे वादा किया था कि कुछ दिन तक तुम इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करोगे। तानिया ने इसे वादा याद दिलाया। सॉरी मॉम, मैंने ये कहा था कि मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा था कि इन की बातें नहीं करूँगा। हादी ने इसी के अंदाज़ में जवाब दिया। हाँ, जो भी है, मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज तुम हुमा के साथ डिनर पर जा रहे हो। वो बेचारी तुम्हारे निकाह के बाद कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, हो डिस्टर्ब है, जानते हो ना तुम। वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इस डिप्रेशन से बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी वजह से वो इस हाल में है। कम ऑन मॉम, आप ऐसे कैसे कह रही हैं जैसे मैंने इसके साथ कोई वादे किए रखे थे जो टूट गए हैं, जो मेरी वजह से इसका ये हाल हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी से खुशफ़हमियाँ पा रही थी जो अब ख़त्म हो गई हैं। हादी को इस तरह का इल्ज़ाम हरगिज़ गवारा नहीं था। हाँ ठीक है हादी, तो इस बारे में ये सब नहीं सोचते थे, लेकिन वो तो तुम्हें चाहती थी ना। और वैसे भी अब मैंने इसे कह दिया है कि तुम इसके साथ डिनर पर जा रहे हो, और प्लीज़ बार-बार इसके सामने हानि का नाम लेकर इसे मज़ीद डिस्टर्ब मत करना। तान्या ने जैसे हुक्म सुनाया था, वो तुम्हें बहुत चाहती है हादी, और किसी रिश्ते के तहत ना सही मगर वो तुम्हारी कज़न है। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसके लिए ना सही मेरे लिए तो तुम इस हालत से निकाल सकते हो ना। ठीक है मोम, मैं चला जाऊँगा। हादी मज़ीद हुमा नामा सुनना नहीं चाहता था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। इस आप से ये कहकर आपसे वो ये कहकर बाहर निकल गया, जबकि तानिया इस बात की खुशी मना रही थी कि वो हादी को हाशिम फैमिली से दूर करने में कामयाब हो गई है। हादी, क्या ये सच है कि आपका अफ़ेयर आपकी कज़न हुमा के साथ चल रहा है? वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आया था, जब एक मीडिया वाले ने इससे सवाल किया। देखिए, फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसे सवालों के लिए बहुत से इंटरव्यू दे दूँगा जिसमें आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएँगे। हादी ने बात का मज़ाक का रुख देते हुए कहा। हादी, आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए? ये इस फ़िल्म में ऐसा क्या है? और नुमाइंदे ने सवाल किया। क्योंकि ये फ़िल्म एक्शन और ड्रामा से हटकर रोमांस की तरफ है। प्यार मोहब्बत, मेरे ख़्याल में प्यार मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये एक लव स्टोरी है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपने पर्सनल लाइफ़ में भी इतने रोमांटिक हैं? एक नुमाइंदे ने पूछा था। मेरे ख़्याल में ये सवाल हुमा मैडम से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक और नुमाइंदे ने लकमा दिया, जिससे भी लगता है हादी और हुमा का अफ़ेयर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ़ कज़न हैं। हादी ने बात को क्लियर करने की कोशिश की। तो क्या आप सिर्फ़ कज़न को आधी रात को डेट पर लेकर जाते हैं? एक और सवाल है, क्या मतलब है आपकी इस बात का? हादी को नुमाइंदे पर गुस्सा आने लगा था। कुछ दिन पहले भी आप अपनी कज़न के साथ या शायद मैडम हुमा के साथ डेट पर गए थे, और कल भी नुमाइंदे ने हादी के गुस्से को कोई अहमियत ना देते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर हादी का चेहरा सुर्ख़ हो गया था। मेरे ख़्याल से हम फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। ज़रा सा आपकी तवज्जो फ़िल्म की तरफ ले जाने लगे। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हादी का इंटरव्यू देखा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो अपनी कज़न हुमा को डेट कर रहा है। परवा ने हानि को सुनाते हुए कहा, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। हानि ने गुस्से से कहा। हादी के दी के ने इंटरव्यू पर सब क्लास वालों से घेरा खड़े हुए थे। हानि का हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ इसकी क्लास वालों का था, जो इसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ ले जाती थी, जिसकी वजह से हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती थी। हानि की क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ़ करती और हानि की किस्मत पर रश करती, जिसकी वजह से हादी के बारे में ना सिर्फ सोचने लगी, बल्कि अपने रिश्ते को भी कबूल करने लगी थी। नहीं, अगर इसने इस तरह के अफेयर ही चलाने थे तो तुमसे निकाह करने का क्या मतलब था? इसकी क्लास की दूसरी लड़की ने कहा, नहीं यार, ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड है। तीसरी लड़की ने कहका लगा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हानि ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे रब्ता क्यों नहीं किया? इसकी बेस्ट फ्रेंड जैसे वो अपना हर राज बताती थी, वो भी इन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। देखो हानि, इस तरह से अनजान बने बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो वैसे भी हादी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसका अफ़ेयर इसकी कज़न के साथ चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम ये रिश्ता ही ख़त्म कर दो। इसकी क्लास फेलो ने इसे समझाने हुए कहा, हाँ हादी जानता है ये इंटरव्यू टीवी पर भी चल रहा है, जिसके बाद इसे पता होगा कि इसके अफ़ेयर की खबर तुम तक आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, हमें क्या, ये तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। क्लास की सारी लड़कियाँ जा चुकी थी, जबकि हानि का दिमाग इसके अफ़ेयर पर अटका हुआ था। अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं या इन्हें सबसे कोई फ़र्क पड़ता है, राब्ता ज़रूर करते, लेकिन इन्हें कौन-सा लड़कियों की कमी है, एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। आई एम सॉरी बाबा साईं, मुझे माफ़ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साईं को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह वादा-खिलाफ़ी करोगे, हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत गलत किया तुमने हादी, हम तुमसे बहुत ख़फ़ा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज़ तो समझने की कोशिश करो और मेरा सॉरी एक्सेप्ट करे। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहब ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। ठीक है, हम इस बात हमें माफ़ करें हैं, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, बाबा साईं ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा, जिस पर हाथी मुस्कुरा दिया। बाबा साईं, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो आप हानि को भी इसके साथ भेज दें।
मामा इनसे भी एक बार मिलना चाहती हैं। आदि ने बताया, देखो आदि, रुखसती से पहले मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद इसे वहाँ ले जाना। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब सिर्फ 2 दिन की बात है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हानि का बहुत ख्याल रखूँगा। आदि तो मेरी बात को समझ नहीं रही है। बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, आप मुझ पर यकीन करें। आदि ने यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब मुस्कुराती है। मैं जानता हूँ आदि, तुम पर तो हमें खुद से ज़्यादा यकीन है, ठीक है? हम बिलाल के साथ हानि को 2 दिन के लिए भेज देंगे। अब खुश, बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी ने सच में बहुत ज़्यादा खुश था। देखो हानि, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानी तुम्हारी सास है। मैं नहीं चाहती इसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम से समझाया जा रही थी, ताई मियाँ फ़िक्र ना करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से रहूँगी और किसी को तंग नहीं करूँगी। सवाए हाथी के हानि ने यकीन दिलाते हुए कहा, लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम ने हानि के 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। ज़रूरत पड़ सकती है और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हानि ने मुँह पे सौरते हुए कहा, हाँ तुम बेवकूफ़ नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की मलका हो। रशीदा बेगम ने इसके अंदाज़ में बोली, जबकि हानि अपने शाहू को लेकर बैठ गई थी। इस बालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा, ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला कैसे रहेगा? इस कमरे में एक जगह बैठा रहेगा। तुम फ़िक्र मत करो। रशीदा बेगम ने दाँत पीसते हुए कहा, जी नहीं जी, ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला बोर हो जाएगा। हानि ने फैसला किया था। हानि बेटा, ये बचपना यहीं छोड़ दो कुछ दिन के लिए। हम नहीं चाहते कि तान्या को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। आप फ़िक्र ना करें ताई अम्मी, तान्या आंटी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। अगर कोई गलती मुझसे वहाँ होगी तो मैं फ़ौरन इनसे माफ़ी माँग लूँगी। हानि रशीदा बेगम का गाल चूमते हुए कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी इसकी बेवकूफ़ी के बारे में सोचने लगी। हानि यहाँ आ गई थी और इसका तान्या के साथ ताल्लुक़ कुछ ठीक नहीं था। वो हर तरह की कोशिश कर रही थी इसे हादी की नज़रों में गिराने की। इसने इसके टेडी बियर की गर्दन को भी दर्द से अलग कर दिया था। और वो जब कमरे में आया तो हानि बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह से रोते हुए देखकर हादी को बहुत बुरा लगा था। उसके करीब ऐसे देखते ही हानि दौड़ के इसके पास आकर सीने से लग गई थी। हादी, आपकी मामा बहुत बुरी हैं, उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला, वो बहुत गंदी हैं, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सूसू करते हुए बोलती, बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि माँ, हमने शाहू को नहीं मारा, शाहू अपने आप हट गया। हानि ने समझाने की कोशिश की, नहीं आती, ये देखिए ने खुद इसको फाड़ा है, आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट कहकर वो बेड की तरफ भागी जहाँ शाहू को गले लगाए वो रो रही थी। ये देखिए अपने हाथ में बालू रखे वो इसको दिखा रही थी, साथ में रोने वाले शुगर भी फरमा रही थी। हानि, मैं देख रहा हूँ। हादी ने बालू इसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा, यहाँ बैठो आराम से, और सोफे पर बैठ गया। हानि प्लीज़ रोना बंद करो, तो तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि ये मॉम ने किया है। मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हानि को चुप करवाने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पाया कि शाहू को कैंची से काटा गया है। इसे इस वक्त सिर्फ हानि की फ़िक्र थी, जो बहुत रोई थी। वो काफ़ी देर से समझाता रहा, लेकिन यूँ सूं-सूं करने के अलावा कुछ ना बोली। और फिर बोली भी तो, ये हादी, मुझे शाहू का जनाज़ा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकर रोका था। कहकर ज़ब्त करने की वजह से इसका अपना चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो गया था। हानि, जनाज़ा तो मुसलमानों का किया जाता है ना, और आज सुबह सहरी के वक्त तुमने ही तो बताया था कि वह शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लॉजिक दिया था। हाँ तो अब हम क्या करें? हानि ने मासूमी से पूछा। हानि, डेथ सेरेमनी करते हैं। डेथ सेरेमनी? हानि ने दोहराया। हानि, जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हैं, लड़की वाइट ड्रेस और हाथ में बांध के कुछ देर खड़े रहते हैं और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर इसे दफनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने शाहू को अलविदा कहेंगे। हानि ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में समो कर कहा, ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। हानि ने मासूमियत से बताया, कोई बात नहीं, चलो हम लेकर आते हैं। वो हानि को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था और वो बाज़ार गया था। वो इसे बाज़ार लेकर आया तो हानि ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया था। हादी ने इसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी हमेशा पापा साहब का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती थी। ईद पर हानि ने हमें बताना ज़रूरी समझा, कोई बात नहीं, इस बार मेरा दिलवाया हुआ पहन लेना। हादी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर इसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर आया। फिर शाम को वो जब घर वापस आए तो इसकी इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए गए थे। हानि मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया है। तान्या का शरीर टबकता अंदाज़ हानि को बिल्कुल भी नहीं पाया था, लेकिन फिर भी सुकून से इफ्तारी कर ली, क्योंकि इसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तान्या को क्यों कुछ कहती, इसने ये भी फ़ैसला कर लिया था कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इफ्तारी के बाद
हुई शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद अपनी हँसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि हानि ने इसकी हँसी देख ली तो इसकी नाराज़गी पक्की, और अब तो वो इसकी मोहब्बत को समझने लगी थी, तो अब इसकी नाराज़गी का रिस्क नहीं ले सकता था। हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थी, इसीलिए आज फिर इसे हानि के साथ कमरा शेयर करना पड़ा था। रात को इसका मोबाइल भी कमरे से बाहर रह गया था, जो सुबह से टेबल पे मिला था। हादी कमरे में आया तो हानि बेड पे उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हनी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सो जाना चाहिए था, सहरी में भी उठना है। हनी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए रोना अब हादी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ, आज वो नहीं है। हनी ने मासूमियत से वजह बताए थे। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? हादी ने सोचते हुए की एक्टिंग की आइडिया। हादी ने चुटकी बजाई। देखो अब शाहू नहीं है, चलो मैं ही तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। वो फ़ौरन हानि के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती इसके बाजू अपने गले में डाल ले। आज रात तो मुझे शाहू समझ कर सो जाओ। इससे पहले वो कि हानि कुछ कहती, हादी ने आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी को घूरते हुए कब इसकी आंख लगी से उसको खुद नहीं पता चला, और फिर इसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने इसे जगाया था। हादी हानि को तानिया के पास छोड़कर अपने काम पर चला गया। तानिया हादी के सामने हानि का नाम इतने मोहब्बत से लेती कि हादी खुश हो जाता, और वो भी यही चाहता था कि हानि दिल में जो गलतफहमी तानिया के लिए पैदा हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानि जब जागी तो कमरे में कोई नहीं था। तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा था जब हानि कमरे में बाहर आई तो तानिया बाहर जाग रही थी। इसे हैरत हुई क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद उठी थी। हानि बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें बताना चाहती थी कि आज मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी जिसमें शोबिस के बहुत सारे लोग शामिल हैं, और सबको मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी, क्योंकि हादी चाहता है कि शोबिस में सबको पता चल जाए कि अब वो तुमसे शादी कर चुका है। बस इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है, तुम ये ड्रेस पहन कर तैयार हो जाना। तानिया ने ड्रेस इसको देते हुए कहा था, ये ड्रेस तो बहुत अजीबोगरीब है, इसे ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानि ने इसकी स्काई ब्लू कलर के ड्रेस की तरफ देखकर कहा, जिसके आगे और पीछे दोनों नेक बहुत डीप थे, और इसके बाजू पर भी कपड़ा नहीं था। हानि, प्लीज़ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती ये ड्रेस कितनी महंगी है। तानिया बहुत सख्त लहजे में बोली, तो प्लीज़ अपने बड़े बड़े तंबू मत पहनना, हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो तो तुम्हें इसी तरह से सबके सामने आना होगा। ताने ने ड्रेसेस के हवाले कर दिया। सुनो, 12 बजे तक तैयार रहना। ये कहकर वो बाहर चलने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानि ने पूछा, क्योंकि रमज़ान में दोपहर में कौन पार्टी कर सकता है। हाँ, आज पार्टी दोपहर में है और ये पार्टी रात तक चलेगी। तानिया ने हानि को नीचे बुलाया तो वो वही ड्रेस पहनकर नीचे आ गई। तानिया ने जब हानि को देखा तो उसे गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या तमाशा है हानि, ये क्या कर दिया तुमने ड्रेस को? तानिया गुस्से से गिराई थी। ये तानिया आंटी, मैंने आपकी दी ड्रेस को कुछ नहीं किया, बस इसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवा ली ताकि मैं हिजाब कर सकूं और इसके अंदर अपने आप को छुपा सकूं, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ पसंद नहीं है, और अगर बाबा साहब मुझे इस ड्रेस में देख लें तो गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए ये सब पहना। तो हानि ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा था, तो ये है हानि, इतनी पर्दादारी क्यों? हुमा ने तंज़ अंदाज में पूछा। तो इन अदाओं से मेरे हाथी को बसाया है तुमने। इंतहाई घटिया और बेढंग लिबास पहने हुमा इसके सामने खड़ी थी। मेरे घर की तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को बसाऊं, ये इन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानि ने बिना खौफ हुमा के मुंह पर जवाब दिया, क्योंकि जब से हुमा और हाथी के अफेयर की खबरें उठी थी हानि को हुमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहनकर तुमने इस ड्रेस की इंसल्ट की है। आई एम सॉरी हुमा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए। और मेरे जिस्म पर पहने गए कपड़े, ये काम तुम्हारे जिस्म पर पहने गए कपड़ों से बेहतर है, और इन सबके साथ रोकने से बेहतर है कि हानि अकेली ही खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बनी जगह पर खड़ी होकर हाथी का इंतजार करने लगी। जब तानिया इसके पास आई थी, हानि, ये लो कुछ पी लो, ऐसे ही क्यों खड़ी हो? तानिया ने एक गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी मेरा रोज़ा है। हानिया ने याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को इसके कपड़े में भेजा था, जिससे इसने यही कहा था कि वापस भिजवा दिया। अब तानिया को इस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसने अपना प्लान शुरू किया था। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज़ तुम कुछ पी लो, और वैसे भी एक रोज़ा छोड़ने से क्या आता है? अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं रोज़ा छोड़ देती, लेकिन मैं रोज़ा तोड़ नहीं सकती। हानि, मैंने कहा नहीं, ग्लास से पकड़ो, इसे पियो। तानिया ने हुक्म दिया था। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आंटी? मुझे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। तानिया ने ज़बरदस्ती ग्लास इसके मुंह पर लगाया था। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें आप प्लीज़ इसे। शराब से बदबू आती हुई महसूस हुई थी। क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? मुझे रमज़ान में शराब पिलाना चाहते हैं। हानि को बहुत दुख हुआ था। ये लोग खुद रोज़ा नहीं रखते थे, ये इनके माल थे, लेकिन इसका रोज़ा भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। अपने ड्रामे बंद करो, पियो से। तानिया ज़बरदस्ती इसके मुँह से शराब बिल्कुल करीब लेकर जाने लगी। हानिया ने हाथ पैर मिलाकर ग्लास तोड़ फेंका, एक ज़ोरदार थप्पड़ तानिया के मुँह पर दे मारा।
सच कहते हैं बाबा आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको हाशिम ख़ानदान की बहू बनाया जाए। अच्छा किया ताया अबू ने जो आपको तलाक दे दी। इससे पहले हानि कुछ कहती, किसी ने पीछे से पकड़ के इसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? हादी गुस्से से दहाड़ा था। इससे पहले कि हानि कुछ समझती हादी ने इस एक और थप्पड़ इसके मुँह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा जिससे हानि ज़मीन पर जा गिरी थी। मामा आप सही कहती हैं, बहुत बड़ी गलती कर ली। इस लड़की से निकाह करके ये तुम्हें दिन रात मोहब्बत से पेश आती हैं और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा था और तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। बहुत जल्दी मैं तुम्हारा फ़ैसला कर दूँगा। इसकी बात सुनने के बाद हानि ज़मीन से उठी और हाथी के थप्पड़ की वजह से इसका होंठ फट गया था। हानि ने कुछ नहीं कहा और अपनी सफाई पेश की क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सारा ड्रामा हाथी को अपने जाल में फंसाने के लिए किया गया था, इसीलिए वो दौड़ कर वहाँ से चली गई। कोई पार्टी नहीं हो रही, चले जाओ यहाँ से सब के सब, हाथी ने गुस्से से बोलते हुए कहा और घर से बाहर निकल गया। हाथी को हानि पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस था, जो भी था बस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। अब इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था और गुस्से में वो बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था। बिना मुकम्मल बात जाने से ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करता? तानी इसकी माँ थी जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हानि कभी ताने पर हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती थी। तो हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हानि इससे हद तक आ गई? यही सोचते-सोचते वो घर आ गया था। घर आते ही इसने सबसे पहले तानिया को ढूँढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। मुलाज़िमा से पूछा तो मुलाज़िमा ने बताया कि वो और हुमा शॉपिंग पर गए हैं। शॉपिंग का सुनकर वो हैरान हुआ था, तो इसने हानि को बुलाने का कहा। सर हानि मैम तो नहीं है, मुलाज़िमा ने जवाब दिया, जिस पर हानि शॉक्ड रह गया। क्या मतलब हानि नहीं है? जाओ बुला के लाओ इसे। हादी को लगा कि हानि से नाराज़ है, इसलिए इसने मुलाज़िमा से ऐसे कहने को कहा था, लेकिन सर हानि मैम तो जा चुकी हैं और जाते हुए आपके लिए और तानिया मैडम के लिए पार्सल छोड़ कर गई हैं। ये कहकर मुलाज़िमा 2 पार्सल उठाकर इसके सामने लाकर रखे, जिसे एक पर हादी और दूसरे पर तानिया लिखा था। हादी ने तानिया वाला पार्सल खोल कर देखा। इस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ में वो वाली ड्रेस जो उसने शाम को पहनी थी। हादी को ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा था क्योंकि हानि से ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी। इसने दूसरा पार्सल खोला तो इसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह थी, जिस पर लिखा था, आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को ये आई हेट यू बहुत महसूस हुआ था। कहाँ जा सकती है हानि? वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ और रोज़ा इफ्तार के बगैर बाहर निकल गया। हादी ने हानि को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। वो बहुत परेशान हो चुका था। आखिर हानि कहाँ जा सकती है? उन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली थी और ना ही यहाँ किसी को जानती थी। हाथी हर जगह ढूंढ चुका था और अब इसे चाचा के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। चाचू से जाकर क्या कहूँगा कि मैं इनकी बेटी को खो दिया। आज रात 12 बजे इनकी वापसी की फ़्लाइट थी और हानि नहीं मिल रही थी। वो घर वापस आया। मुलाज़िमा से ताने के बारे में पूछा तो इसने कहा कि वो हुमा कमरे में है। हुमा ज़्यादातर इसके घर में पाई जाती थी, लेकिन जब से हानि आई थी वो यहाँ नहीं आई थी। वो तानिया के कमरे में जाने लगा जब मुलाज़िमा ने इसे रोका। सर झूठा मुँह बड़ी बात, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन तानिया मैडम ने हानि मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी को कुछ अजीब लगा था। सर पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए तो तानिया मैडम ने हानि मैडम से रोज़े की हालत में मछली बनाने की फरमाइश कर दी और फिर इस दिन इसके कमरे में जाकर इन्हें तंग करने लगी। इसके डांटने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। लेकिन सर आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद ही कर दी। उन्होंने बेहुदा ड्रेस इनके लिए मंगवाया था और फिर इनका रोज़ा तोड़ने की ज़िद करने लगी। मुलाज़िमा से बताते जा रही थी हादी, लेकिन हादी को इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तानिया मैडम इन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी, जिसकी वजह से हानि मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप वहाँ आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुमने कभी मॉम को शराब पीते देखा है? जो हानि को पिलाएगी? मॉम रोज़े नहीं रखती, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी दूसरे के रोज़े की कदर ना करे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से कहता हुआ तानिया के कमरे में चला गया। जब तानिया के कहकों की आवाज़ आधी कदम रोक गई थी। वह खाला क्या प्लानिंग की? हम न जाने अपनी खाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो तुम कुछ भी नहीं, हाशिम ख़ानदान की लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू तुम बनोगी। तुम्हें हमेशा से अपनी बहू मानती आई हूँ, तानिया ने कहा तो हादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। तो क्या मुलाज़िमा सच कह रही थी? तो ये वही बताएंगी। ये कहकर एक पल के लिए की भी देर ना करते हुए हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है? मोम मुझे भी बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह आपने हाशिम ख़ानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया था। हादी
मैं तो ये कह रही थी कहानी बस इससे पहले कि हुमा हाथी को कोई सफाई पेश करती वो ज़ोर से दौड़ा था। आप लोग इसे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाहते थे, इसका रोज़ा तोड़ना चाहते थे, इसे मेरी नज़र में गिराना चाहते थे, मुझसे तलाक दिलवाना चाहते थे, ये प्लान था ना आप लोगों का। आदि दोनों की तरफ देखते हुए बोला था, तानिया आगे बढ़ी और इसे समझाने की कोशिश करने लगी, बस माँ बहुत हो गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या बिगाड़ा है इस मासूम लड़की ने आपका, क्यों किया आपने ऐसा? वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, नहीं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। कभी नहीं। आदि की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए रोया था। तान्या शुरू से ही बेहिस थी, इससे कभी अपने बेटे की परवाह न थी। इसी तरह हाशिम खानदान इनसे ज़िद थी, लेकिन आज इस ज़िद की वजह से इसने अपना बेटा खो दिया था। आदि जा चुका था और जाने से पहले वो पार्सल जो हनी तान्या के लिए देके गई थी वो भी दे गया था, जिसमें सॉरी का कार्ड था। तान्या को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसका बेटा न जाने कितने वक्त तक इसको शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया। तान्या जानती थी कि इस बार वो हमेशा के लिए जा चुका है। तान्या ने हादी को फ़ोन करके बहुत कोशिश की, मगर हादी ने इसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तान्या बहुत परेशान हो चुकी थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि इसका अपना बेटा हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा। हादी को गए 1 हफ्ता हो चुका था। इसने तान्या से कोई राब्ता नहीं किया। 1 हफ्ते बाद ईद थी। तान्या जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर वापस नहीं आता। तान्या ने एक दिन हादी के फ़ोन पर मैसेज भेजा था, हेलो आदि, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे? आदि, मैं तुम्हें बस हाशिम खानदान से दूर रखना चाहती थी, ये मेरी ज़िद थी और मैं अपनी ज़िद में अपने बेटे को समझ नहीं पाई। इस मासूम लड़की के साथ ऐसा किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अमेरिका जा रही हूँ और मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। हानि को कहना मुझे माफ़ कर दे। तुम्हारी माँ जो शायद माँ खिलाने के लायक नहीं है। आदि तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर था, वो घर वापस नहीं जा रहा था। इसे हुरैन बता चुकी थी कि हानि और पापा वापस आ चुके हैं। पता नहीं हानि ने घर पर सबको क्या बताया होगा। न जाने पापा इसे माफ़ करेंगे या नहीं। हर किसी का चेहरा बार-बार हादी के सामने आ रहा था। वो सबसे शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा देर यहाँ पर रह नहीं सकता था। इसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि इसने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। आने से माफ़ करेगी या नहीं, इसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना था। इसीलिए आज शाम बिना किसी को बताए वो वापस घर आ चुका था। घर आया तो कोई इससे बात नहीं कर रहा था, ख़ासकर बाबा साहब इससे सख्त नाराज़ थे। इसका मतलब था हानि सबको बता चुकी है, तो जानता था कि ज़्यादा देर सब इससे नाराज़ नहीं रहेंगे। फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा साहब के कमरे में आया था। बाबा साहब, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, मेरी गलती इतनी छोटी नहीं है कि आप आसानी से माफ़ कर दें, लेकिन बाबा साहब मैंने फिर भी आपसे मौका माँगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इनके सामने घुटनों के बल बैठा आदि इनसे माफ़ी माँग रहा था। नहीं आदि, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमने हानि को तुम्हारे पास इसलिए नहीं भेजा था। वो तुम्हारी ही थी। आदि, कुछ देर सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात आदि के सर से ऊपर से गुज़र गई। बाबा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आदि ने पूछा। हाँ आदि, हमारे सामने बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम और हानि एक ही कमरे में रहे हो वहाँ। बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब, आप इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं? आदि ने पूछा। तो और क्या वजह हो सकती है? क्या तुम्हें ये वजह छोटी लगती है कि हमने तुम पर भरोसा करके अपनी मासूम पोती को तुम्हारे पास भेजा? तुम्हारी ही थी, तुम थोड़ा-सा सब्र कर लेते। ईद के बाद तो तुम वैसे भी इसको रुखसत करना था। हमने तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए। बाबा साहब को लग रहा था कि हादी के बारे में कोई गलतफ़हमी हो रही है, लेकिन जिस तरह वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब का यकीन शक में बदल गया था। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो जब से वापस आई है बिल्कुल खामोश हो चुकी है, ना तो पहले की तरह खेलती है, ना ही मस्तियाँ करती है। बाबा साहब, आपको गलतफ़हमी हो रही है। मैं और हानि एक कमरे में ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी मासूमियत पर कोई आँच नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें, आप बेशक हानि को मेरे सामने बुलाकर पूछ लें। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब इस मामले में कभी भी हादी पर शक करेंगे, इसलिए बाबा साहब की बातों पर इसे दुःख हो रहा था। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम इसका बहाना करके हानि को अपने साथ ले गए हो। हादी को तानिया ये को लेकर एक और बड़ा झटका लगा था। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तानिया इसके और हानि के किरदार को इस तरह मशकूक बना सकती है। बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? हादी ने यकीन से पूछा था। हादी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या करूँ? हानि कुछ दिन से बहुत उलझी हुई है, किसी से बात नहीं करती, पता नहीं इसको क्या हो गया है। कितनी शरारती थी और कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद हादी कमरे से निकला था। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सब इसे राब्ता न करने की वजह से नाराज़ थे। मुझे लग रहा था कि हादी को थप्पड़ मारने की वजह से इससे नाराज़ थे, जबकि घर में ये बात कोई नहीं जानता था।
शायद जान भी जाते अगर पार्टी में इनके फ्रेंड्स के अलावा और लोग होते। हाथी ने बात ही दबा दी थी कि और मीडिया तक आने ही ना दी थी, क्योंकि इससे हानि की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हानि के बाबा से कहा गया था कि हाथी खुद इसे होटल छोड़ कर गया था। हाथी सबको लेकर पुरसकून हो चुका था, सिवाय हानि के। वो हानि से बात करना चाहता था, इससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसने कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी। अब इसे हानि को बनाना था किसी भी हाल में। वैसे इतनी बड़ी बात घर में ना बताकर हानि ने समझदार होने का सबूत दे दिया था, लेकिन इसकी ये समझदारी हाथी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। हाथी ने बाबा साहब को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह तानिया ने इसे बदगुमान करने की कोशिश की। इसके बाद वो सबसे नाराज़ हुए, लेकिन वो जानते थे कि हाथी हानि से बहुत मोहब्बत करता है और वो खुद भी यही चाहते थे कि हाथी हानि को मना ले। इसलिए वो इसकी शादी के लिए तैयार हो गए। बाबा साहब, आप फ़िक्र ना करें, मुझे हानि के पैर पकड़ने पड़े, इसके हाथ जोड़ने पड़े, मैं सब करूँगा, लेकिन आप इसे आज मैं इसे मना लूँगा। हाथी ने अपने इरादे बाबा साहब को बताए थे। हाथी, उम्मीद तो हमें भी यही है कि तुम इसे मना लोगे, लेकिन तुमने इसे बहुत हर्ट किया है। हमें कभी नहीं लगता था कि हानि इतनी समझदारी से काम लेते हुए घर में किसी को नहीं बताएगी, लेकिन इसने घर में किसी को नहीं बताया। तो अब तुम समझदारी का सबूत देते हुए इसे मना लो। जी बाबा साहब, वादा करता हूँ इसे मना लूँगा। ये कहकर वो बाबा साहब के गले लग गया और कमरे अं के अंदर जाने लगा। हनी बेड पर घूंघट लिए बैठी हुई थी जब हाथी आस्ता से चलता हुआ इसके करीब आ बैठा था और मुँह से इसका घूंघट उठाया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसके इस तरह कहने पर हनी की झुकी नज़रें मज़ीद झुक गई थी। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है, यकीन करो हनी, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई हनी, क्या मैं तुम्हारी क्या माफ़ी के काबिल हूँ। हाथी ने इसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। इसने पूरे घर वालों को बहुत मनाया था ताकि वो जल्दी इसकी रुखसती कर दें। हानि कुछ नहीं बोली। कैसे मनाऊँ तुम्हें यार, गलती की सज़ा तो सॉरी ही होता है ना। हाथी ने फिर कोशिश की, इस बार भी वो कुछ ना बोले तो हाथी ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। हाथी, आप क्या कर रहे हैं? हानि ने फ़ौरन इसके हाथ थाम कर खोले थे। अपनी टूटी बीवी को मना रहा हूँ, हाथी ने बहुत मोहब्बत से कहा। कोशिश के बावजूद भी हानि की आंखें झलक पड़ी थी। हाथी ने बेख्तियार इसे बाहों में भर लिया था। फिर हानि इसके गले लगकर रोई और फिर रोते ही चली गई। बचपन से मुझे तंग करते हैं, इसके सीने पर सर रखे हानि ने शिकायत की। आई प्रॉमिस आइंदा कभी नहीं करूँगा। हाथी ने इसका माथा चूमा। मेरा डैडी ले लेते हैं, सूसू करते हुए और शिकायत आई थी। आज यार, आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए डैडी ले आया हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी लाता हूँ। हाथी ने इसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में गया और वापस आया तो इसके हाथ में बिल्कुल शाहू जैसा टेडी बियर था, जिसे देखते ही हानि नाच उठी। इस बात की परवाह के बगैर वो दुल्हन है, लेकिन जब याद आया तो शर्मा कर बैठ गई। हाथी को इसकी सर पे बहुत प्यारा है, इसके बिल्कुल करीब आ गया। हानि कन्फ्यूज़ हुई, आपने मेरा कमरा भी छीन लिया। इसे एक और शिकायत याद आ गई, लेकिन अब तो तुम इसी रूम में आ गई हो और हमेशा के लिए। हाथी ने इसे याद दिलाया था और इसके मज़ीद करीब आया और हानि मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई, शर्म के मारे अपनी पलकें तक नहीं उठा पा रही थी। हानि का तो आज हर अंदाज़ ही निराला था। हाथी ने इसके झुमके को छेड़ा। आपकी वजह से बाबा साहब ने पहली बार मुझे डाँटा था। हाथी को अ, कबड्डी से उतर देख वो फिर से बोली थी, अब तुम रोज़ बाबा साहब से मेरी शिकायतें करके मुझे डाँट परवाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाथी ने झुककर इसके गाल को छुआ था। हाथी, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा था, यहाँ बहुत दर्द हुआ था। हानी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा था। हाथी को बुरा लगा था, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाथी ने इसके एक बार फिर अपने दूसरे सीने में भींच लिया और शिट। हाथी ने इसे खुद से अलग करते हुए माथे पर हाथ मारा। क्या हुआ? हानि ने पूछा। यह तुम्हारा गिफ्ट मैं बाबा साहब के कमरे में भूल आया हूँ। हाथी ने बताया, अब तक तो बाबा साहब सो गए होंगे, कैसे लाऊं? कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा। हानि ने मसले का हल बता रहे, नहीं, तुम्हें गिफ्ट ना देकर मैं अपनी वेडिंग नाइट बर्बाद नहीं करना चाहता। हाथी इतना बेसाख्ता बोला कि हानि की नज़रें ही झुक गई थी। फिर कुछ सोचते हुए हाथी ने अपने गले से चेन निकाली, वही डबल एच वाली चेन निकाली जो हानि को लगता था घबराहट और हाथी के नाम की है। हानि, ये चेन चेन मुझे बाबा साहब ने दी थी जब मैं इनके घर में आया था। हमारी दादी का नाम हमीदा था और ये चेन हाशिम और हमीदा यानी कि हमारे दादा दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। इसकी बात सुनकर रानी को शर्मिंदगी ने आन गिरा तो इसे बता भी नहीं पाई कि वो चैन के बारे में क्या कुछ सोचते बैठती थी, कभी अपनी बहन नूरैन को लेकर तो कभी इस हुमा को लेकर। यहाँ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं सब का नाम एच से ही क्यों शुरू होता है। हाथी ने मोहब्बत से चेन इसके गले में पहना दिया। आज ये चेन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वैसे इतने सालों में हानी ने हाथी के इस चेन के बारे में क्या कुछ ना सोचा था। कुछ ना सोचा तो ये था कि इसका अपना नाम भी एच से शुरू होता है।
खैर अक्ल देर से आई लेकिन आ गई। कुरबा हँसते हुए सर हादी के सीने पर रख दिया। वैसे हानि, एक बात के लिए मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। हादी ने इसे करीब करते हुए कहा था। कौन सी बात? हानि ने पूछा। ड्रेस और ईद की चीज़ें जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की? हादी ने रूठेपन से पूछा था। वो मैं नाराज़ थी ना, हानि ने मासूमियत से बताया। तो क्या अब जब तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो, मेरी दिलाई हुई चीज़ें वापस कर दोगी? आप ये भी तो कह सकते थे कि आप मुझे कभी रूठने नहीं देंगे। हानि ने मुँह पछोड़ते हुए कहा, जिस पर हादी के अक्ल का हँस पड़ा था। हादी ने खींच के उसे खुद से करीब तर कर लिया और उसके लड़ते लबों पर अपने होंठ रख दिए। अब जब भी तुम मुझसे रूठोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगा। ये कहते हुए हादी मजीद इस पर झुका था। आई लव यू। हानि वो जज्बे से भरपूर लहजे में बोला था। आई लव यू टू। हादी एक बार फिर से शर्माती कपड़ा इसके सीने से मैं अपनी पनाह ढूंढने लगी थी और ईद से पहले आखिरी शब्द ने हानि को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ हादी का कर दिया था। हादी अभी ईद की नमाज़ अदा करके आया था जब सबसे ईद मिलकर वो हानि को ढूंढने लगा और अम्मी और चाची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी की सारी रस्में भी अदा हो गई थी। वो सुबह मस्जिद गया तो हानि सो रही थी। इसे जगाए बगैर वो चला गया। अब तकरीबन आधे घंटे से वो वापस आया तो मगर हानि कहीं ना थी। इसे ढूंढते ढूंढते वो कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। उसने हादी का दिलवाया और ड्रेस पहना था। हादी वहीं दीवार के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया। हादी हानि का सारा ध्यान इसकी तैयारी पर था। इसको हादी के आने का एहसास नहीं हुआ तो फिर आखिरकार हादी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हादी इसके करीब आया और आस्तीगी से इसे अपनी बाहों में भर लिया था। ईद मुबारक जानो, मोहब्बत से कहा। क्या खैर मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। शर्माती घबराती इसकी बाहों में अपना हाथ शर्माती हुई बोली, खैर मुबारक, लाओ मेरी ईदी दो। इसके छुड़ाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बोला था, मैं दूँ ईदी? हैरत से बोली, हाँ। तो हादी इसी के अंदाज में बोला, जनाब बड़े देते हैं ईदी, छोटे नहीं। हादी ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जबकि अपना आप छुड़ाने की कोशिश अभी भी जारी थी। जी नहीं जनाब, ईदी इनको मिलती है जो ईद मिलते हैं। हादी ने शरारत से कहते हुए इसे अपने करीब किया था। हाँ तो मैं अभी तो मिली हूँ आपसे, ईद लाएँ दे मेरी ईदी। एक मिनट मोहतरमा तुम कब मिली मुझसे ईदी? हादी ने एक्टिंग करते हुए कहा था। अरे अभी तो मिली हूँ। हाँ ने आखिरकार अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो गई थी। मोहतरमा वो मैं मिला हूँ, तुम नहीं मिली। तुम्हारा मिलना अभी बाकी है। और इसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। चलो आज तुम ईदी लो ना, लेकिन मैं तुम्हें दिल खोल कर ईदी वसूल करूँगा। हादी ने शरारत से कहा था। हादी वो देख रहा है, शर्माती कपकपाती आवाज़ में बोली, कौन देख रहा है? इस पर झुके झुके हादी उठकर बैठ गया था। वो शाहू इसने अपने बालों की तरफ इशारा करते मुख्तसर सा जवाब दिया, ओ साला साहब, इनको मैं कैसे भूल गया, ये भी तो हमारे कमरे में रहते हैं। हादी ने हैरान होते हुए कहा था, जबकि अगले ही पल हानी का दुपट्टा उतार कर शाहू के मुंह पर दे मारा। अब तो नो प्रॉब्लम, हादी ने इस पर झुके हुए कहा, जबकि हानी ने अपना हाथ इसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। सूर्य रीडर्स इस नावल का नाम है। चाहूँगा मैं तुम्हें हरदम, तो मेरी ज़िंदगी। इसकी राइटर है इरिशा। उम्मीद करती हूँ सबको ये नावल पसंद आया होगा और कल मिलते हैं न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।